नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइनल ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बहुत जल्द हमारे साथ अनिल जी भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट मार्केट से ही निकल कर आ रही है, जहां पे बिग बैंग स्ट्रेंथ देखने को मिली है। निफ्टी के पास नजर डालिए तो 300 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ यहां बनती दिख रही है। 17,600 के पार हमने निकलते हुए देखा है। हफ्ते भर की ऊंचाई पर ट्रेड होता हुआ धमाकेदार मूवमेंट हमने बैंक निफ्टी में बनते हुए देखा है, और यहां पर हमने देखा 900 अंकों से अधिक की मजबूती देखने को मिली है। 2 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर इसमें हमने ट्रेड होता हुआ देखा है। सेंसेक्स की बात कर लीजिए, 950 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ यहां पर भी हमें बनती हुई दिखाई दी है, और आईटी, मेटल, बैंकिंग स्पेस में धुआंधार रफ्तार देखने को मिली है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई सबकी तरफ से चौतरफा स्ट्रेंथ दिखी है। मेटल हो या आईटी, सब में स्ट्रेंथ है। रुपए आज काफी तगड़ा हुआ है, डॉलर के सामने 1% की स्ट्रेंथ रजिस्टर की है, और 4 महीने बाद इंट्राडे की सबसे बड़ी मजबूती हमने यहां पर बनती हुई देखी है। तो चौतरफा हरियाली है। यहां पर रुपया 82 के लेवल के नीचे आ गया है, जो कि हमने ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद 82 के नीचे आता हुआ देखा है। चलिए, तो अब अनिल सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर, धुआंधार स्ट्रेंथ और एक्सपेक्टेशन थी नहीं, अब बाजार को आप कैसे रीड करेंगे, और मार्केट की क्लोजिंग के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से हैं? ये इतनी जो तेजी हुई है, आज 17,600 पर हम निफ्टी देख रहे हैं। जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही है। दिन के हाई पॉइंट पर हम ट्रेड कर रहे हैं राइट। और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की तेजी नहीं, मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब हुई थी। उसके लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है, सिर्फ आप। वाह, इसे रिकॉर्ड कर ले। मतलब बाकी तो कुछ बदला नहीं, पूरे हफ्ते भर से हम शो कर रहे हैं, एक को एंकर ही बदला है। इससे 2 चीज़ें प्रूव करनी है। एक, आप अगली बार भी जब शो करें तब ऐसे ही होना चाहिए, और दूसरा ये उसकी वजह से हो सकता है दीप छुट्टी लेना कम कर दे। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, अनडाउटेडली मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तेज़ी में कोई बहुत बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन नहीं है। नो डाउट कल अमेरिका में मजबूती दिखी है, एशिया भी ठीक है, वो सपोर्ट है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें, बाकी तो डाउ फ्यूचर्स हमेशा लाल निशान में रहे दिन भर, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली। आज तो कॉन्फिडेंस हमारा इतना है कि मुझे याद नहीं आता पिछली बार आपने कब डाउ फ्यूचर्स देखे थे दिन के दौरान। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हमें देख देख के डाउ नैस्डैक थोड़ा और अपने आप को मशक्कत कर रहे हो। मैं इतनी गलत भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, आज हमारा दिन है, ये कह सकते हैं। बट एक अच्छी चीज जो आज के मार्केट में दिख रही है, एक ब्रॉड बेस रैली है, दूसरा पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनती हुई दिख रही है, और तीसरी बात यह कि आप एक के बाद एक अहम लेवल को पार कर रहे हैं। 17,450 खुलना आपको 400 पे था, 450 पे खुल के 400 तोड़ा नहीं, 500 पार किया, 550 के ऊपर बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो भी पार कर दिया। 17,600 एक बार की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। बजट के पहले आपने एक भी बार 17,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देखी, तो हम क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 को होल्ड कर रहे थे लगातार। उसके बाद जब नीचे आए तो 17,250 तक फिसले भी, लेकिन आज फिर से तैयारी 17,600 के ऊपर क्लोज करने की होती हुई दिख रही है। और एक और बात ये कि हल्के हुए बाजार थोड़े से, कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद सेम वे आप देखिए, न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी 40,800 को पार किया, 41,000 भी किया। अब आप सोचिए 41,500 की तरफ बढ़ रहा है। और 42,000 के लेवल से जहां से बजट के दिन का हाई हम घूम कर नीचे आए, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो एक के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल को बड़ी आसानी से पार कर रहे हैं। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है। अगर कल का दिन होता तो काफी कुछ आप शॉर्ट कवरिंग को कह सकते थे। मंथली सीरीज में हार्डली पोजीशन है, वीकली सीरीज का आज शुरुआत हुआ है। आज की तेजी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये पूरी की पूरी तेजी खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। शॉर्ट कवरिंग की खरीदारी जो होती है यहाँ, वो बड़ी क्षणिक होती है, टेम्पोररी हो गई शॉर्ट कवरिंग, एक बार काट ली शॉर्ट, फिर क्या। लेकिन जब आप डिलीवरी बेस्ड सस्टेन खरीदारी करते हैं तो उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए आज सुबह ध्यान होगा, जब हम 11 बजे शो भी कर रहे थे, 10 बजे भी जब आपसे बात हो रही थी, कि इंट्राडे के शॉर्ट्स काटने का वक्त आ गया, राइट। 17,500 पार कर रहा है, इंट्राडे शॉर्ट्स काट लेने चाहिए, राइट। आपका 40,800 पार कर रहा है इंट्राडे, क्यों? ये इस दिन के लिए डिसिप्लिन रखना होता है। और हम सुबह ये बात कर रहे हैं, पहली बार आज शॉर्ट सेलर्स को पैसे लगे,
इतने दिनों बाद। सो जब आपको पहली बार रिवर्सल बने, इस तरह का माहौल दिखे, तो आपको काट लेना चाहिए, ताकि ये होता है कि आपने जो शॉर्ट करके इतना पैसा बनाया है उसको आप रिजर्व कर सके। मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार ट्रेडर्स को मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ये मान के चले कि जितना पूल आपने बनाया, जितना पैसा इकट्ठा किया, 30 से 40% मार्केट कभी न कभी वापस लेके जाएगा। जब भी मार्केट रिवर्सल होगा किसी ट्रेंड के हिसाब से और आपको स्टॉप लॉस देंगे, तो आपने जितना कमाया ये मान के चलो 60% भी आपने बचा लिया, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम 60% बचाने की तो दूर, पूरा का पूरा जितना कमाया वो भी चले जाए स्टॉप लॉस और उल्टा घर से रख दे, वो दिक्कत है। तो आई थिंक इसीलिए पहले रिवर्सल के संकेत पे शॉर्ट काटना क्यों जरूरी था, और वो 17,500 था और 17,465 या 17,500 दोनों ऑप्शन दिए थे, और दूसरा 40,800। आज इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटे रखे थे, नहीं तो जनरली मैं 17,600 का स्टॉप लॉस देता हूँ, 25-50 नहीं तो 41,000। हाँ, तो इसलिए स्टॉप लॉस आज छोटे इसलिए रखे। सो आई थिंक अच्छी पोजिशनिंग है आज। अब बचे हुए 1.5 घंटे में वीकली क्लोजिंग भी है। अगर आप 17,600 के ऊपर बंद होते हैं, बढ़िया है, शानदार है। 17,550 भी होल्ड करते तो भी बुरे नहीं है, और 17,650 के ऊपर बंद हो गए तो कहने क्या, बहुत ही शानदार। तो ये 3 लेवल आपके लिए क्लोजिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 17,500 के आसपास अब आपका बेस बन जाएगा नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,000 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग मुझे बढ़िया लगेगी। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया है। सो अब आपके लिए 40,800 41,000 बेस हो जाएगा। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, सिंपल इस रेंज को ध्यान में रखना है। तो बहुत बढ़िया पोजिशनिंग है। और एक और अच्छी बात ये भी है, ये जो रिसर्च हमने आपको रखी थी 2 दिन पहले, कल भी, कि किस तरह से 3 सीरीज के बाद चौथी सीरीज पॉजिटिव होती है, और किस तरह से जो चौथी सीरीज जो पॉजिटिव होती है उसमें गेन्स आपको फर्स्ट हाफ में आते हैं, शुरुआत के नो ट्रेडिंग सेशन में आते हैं। आपके सामने सबूत है। एग्जैक्टली हो सकता है हिस्ट्री रिपीट करे ना करे, लेकिन आप हिस्ट्री को देखे बगैर काम भी नहीं कर सकते। तो रिसर्च तो वैसी होती है। टचवुड, फॉर्चुनेटली रिसर्च काम करती हुई दिख रही है एक बार फिर से। और उसके साथ साथ रुपी को स्ट्रेंथन होते देखा है सर, 82 के नीचे आ गया है, और हम ये 10 नवंबर के बाद 82 के नीचे आ गया है, 1% की स्ट्रेंथ है। और इनफैक्ट ये जो एक दिन की स्ट्रेंथ आज दिख रही है ऑलमोस्ट 0.8%, ये हम 10 नवंबर के बाद देख रहे हैं। इतना बड़ा जो छलांग लगा है, ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद इस प्रकार की स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मार्केट के टैंडम ही ये चल रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, ये फिर बैंकिंग स्टॉक्स को और सपोर्ट मिलेगा इससे, या देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स की आज तेजी की वजह 2 हैं। एक तो ये कि हम सबको पिछले 3-4 दिन से ये साफ समझ में आ रहा है कि लीडरशिप तेजी की बैंक से आएगी। बैंक बढ़ने में आगे और घटने में पीछे रह रहे थे। और जब करेक्शन की शुरुआत 42,000 से हुई, जब बैंक निफ्टी बजट के दिन 42,000 था, तो करेक्शन की शुरुआत भी बैंकिंग शेयरों से। और जब शुरुआत हुई तब किस वजह से हुई थी, जो अदानी ग्रुप के शेयरों पर दबाव बना, उसको बैंक्स के साथ कोरिलेट करके देखा गया और बैंक्स गिरना पहले शुरू है। अब आज 2 चीजें एक साथ हुई, एक तरफ बाजार का मूड माहौल बदला, दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के शेयरों में कल जो ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद वो शेयर भी 3 दिन से भाग रहे हैं। तो आज लोगों को समझ में आया कि बैंक्स की प्रॉब्लम शायद कम हो सकती है। तो मार्केट का ये परसेप्शन बना। आज बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट के उछाल की वजह यही है कि वो जो एक स्ट्रेस था, डर था। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा आज जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना बढ़ा हुआ है 4%, 5%, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का तो एक्सपोजर भी नहीं है, फिर भी घटा था। बाकी बैंकों के साथ एक्सपोजर के हिसाब से तो एसबीआई बढ़ना था, एसबीआई बढ़ा भी, सब चल गया। हाँ, तो कुल मिलाकर सरकारी बैंकों में जो बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, उसके पीछे दोनों कारण है। एक, बैंक निफ्टी की और बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप, अर्निंग विजिबिलिटी वही है, नंबर्स बढ़िया हैं, और आपको पता है लीडरशिप वही है। और दूसरा ये कि अदानी ग्रुप के शेयरों में जो उसका साइड इफेक्ट आपको बैंकिंग शेयरों में देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक अभी जो डेटा दिख रहे हैं नेहा, मुझे उन डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बाजार डे हाई के आसपास ही बंद होने की कोशिश करेंगे। कोई बड़ी साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना अभी दिख नहीं रही डेटा में, कम से कम मैं आपको ये कह सकता हूँ। और स्पेशली ज़्यादा बढ़िया डेटा मुझे बैंक निफ्टी के नजर आ रहे हैं। ठीक है। और वो इसलिए कि बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का 41,000 पर है, और ऑलरेडी 350 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। 41,000 का कॉल राइटर ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कमाल करने की तैयारी में। निफ्टी में साफ दिख रहा है बेस 17,500 के आसपास बन रहा है, और अगर 17,600 और पार करके आप टिक गए आधा घंटे आगे तक, 2:30 बजे तक, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और खींच कर ले जा सकता है, जो 17,650 17,700 की तक ले जाने की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल ठीक है माहौल, लेट्स सी। ओके, तो बाजार का जोश हाई है, और अब जान लेते हैं कि बाजार में किन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है, और पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जैसे कि आईपीओ आज बंद होने वाला है डिग्री ट्रांसफर सिस्टम का, ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, तो आज इसकी क्लोजिंग है। प्राइस बैंड देखेंगे तो 560 से 590 का, और जो इसकी साइज है वो 412 करोड़ के आसपास की। कल के ट्रिगर्स की बात करें तो सैटरडे तो इंटरेस्टिंगली जो विमेंस प्रीमियम लीग है डीवाई पाटिल में कल उसकी शुरुआत हो जाएगी। पहला प्रीमियम लीग है जहाँ पे मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स कल खेलेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग इवेंट है जहाँ आप नजर रख सकते हैं। मंडे की बात करें तो धर्मराज कॉर्प गार्ड जहाँ पे आईपीओ का 90 दिन का लॉकिंग जो है वो 50% वाला जो लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा, इफेक्टिव 5 मार्च से है, तो इस पर भी नजर रखें। एनएमडीसी स्टील जो रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी अब उसमें ट्रेडिंग परमिट की जाएगी बी ग्रुप के अंडर, तो ये भी एक स्टॉक फोकस में रहने वाला है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें तो बोर्ड बैठक है अंतरिम डिविडेंड को लेकर सोमवार के दिन, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। पॉन्डी ऑक्साइड्स अभी फिलहाल बीएसई पर लिस्टेड है, सोमवार को ये एनएसई पे भी लिस्ट हो जाएगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल से देखें तो जनवरी के महीने का रिटेल सेल्स आते देखा गया यूरोप से, जहां बाजार की नजर रहने वाली है। ओके, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो क्यूज आएंगे उस पर भी हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ गोइंग फॉरवर्ड दिखेगा। लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, बताने के लिए अरमान हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, सबसे पहले वेदांता, जहां पर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि बार्कलेज जेपीएम स्टैंड चार्ट के साथ जो है बातचीत चल रही है, लोन को लेकर जो है बातचीत उन्होंने कहा ये शुरुआती दौर में है। कैप्टन पॉइंट पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी जो सब्सिडी को यूएस एफडीए से दवा की अर्जी को मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है, और इस दवा का उपयोग सर्जरी के दौरान जो है मसल रिलैक्सेशन में उसका उपयोग किया जाता है। WPIL, यहाँ पर मध्य प्रदेश जल निगम से इनको लगभग 1225 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और इस कंपनी की समय अवधि देखेंगे आप तो 2 साल में इनको ये ऑर्डर प्रोजेक्ट जो है पूरा करना है। पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जेवी को 640 करोड़ का जो है ये पूरा ऑर्डर मिला है, और उसमें अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट में लगभग कंपनी की जो हिस्सेदारी है लगभग 80% जो है कंपनी की हिस्सेदारी है। पीवीआर, मुंबई में 5 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स जो है वो इन्होंने शुरू करा है। M&M फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे यूज्ड कार डीजी लोन्स जो है सर्विसेज जो है वो उन्होंने लॉन्च की है, और अगर आप बात करें कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें अगर आप देखेंगे टाटा स्टील जहाँ पे लगभग 87 लाख शेयर्स हैं, गेल वहाँ पे लगभग 33 लाख शेयर्स, एनएमडीसी 28 लाख, यूनियन बैंक 18 लाख, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 15 लाख और बैंक ऑफ इंडिया लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर अब अगले 1.5 घंटे कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है और आपको नजर रखनी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फाइनल ट्रेड में अब हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, मार्केट गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राकेश बंसल जी जुड़ चुके हैं, कुणाल सरोगी साहब हमारे साथ हैं, पैनल का हिस्सा सुमित बगड़िया, संदीप वागले जी, हिमांशु गुप्ता और आशु मदान सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। आशु सर, सबसे पहले हम आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। सर, जिस तरह की दमदार स्ट्रेंथ आज मार्केट ने दिखाई है, आपका क्या व्यू है गोइंग फॉरवर्ड, क्या करने की सलाह देंगे? सर, आप म्यूट पर हैं आई गेस। Ashu sir, can you hear me? Yes sir, I can hear you. Please go ahead sir. या नेहा, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं जो अभी अनिल जी ने हाईलाइट की, मैं इतने दिनों से सिर्फ उस चीज की वेट कर रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कॉल सेलर कहीं पे ट्रैप हुआ है। फर्स्ट टाइम एवर इन द लास्ट 2-3 months, नॉट इवन जस्ट डेज और वीक्स, इन 2-3 months इट हैज हैपेंड कि कॉल सेलर पहली बार ट्रैप हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा जो एक साइन है कि अगर मार्केट ये 17,570 के ऊपर आज बंद होती है तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी ब्रॉड बेस बन रही है ये हमारे को और भी ऊपर के लेवल पे ले जा सकती है। सो ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, मतलब एक अच्छा मूव आया है, कॉल सेलर्स ट्रैप हुए हैं, क्या वो ढंग से ट्रैप होते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। क्योंकि हम जो बार बार बहुत बोल रहे हैं इतना आसान हो गया था, मतलब बेच के आराम से पैसे आना कॉल्स में, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कॉल सेलर ट्रैप हुए हैं। अगर वो जेन्युइनली ट्रैप होते हैं, बिकॉज इट इज एक मूव तो जो गैप अप ओपनिंग की हुई वो हमने ली, उसके बाद जो फॉलो अप बाइंग जो अभी आई है, इफ इट सस्टेन्स और अगर हम 17,570 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर डेफिनेटली मैं इस मार्केट में एक स्ट्रेंथ देख रहा हूं। और दूसरी चीज एक और भी अच्छी है नेहा कि इस बार अभी जो देख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े से स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्टोरल रोटेशन
जो फंसाने के लिए होती थी कि हर बार फंसा लेते थे। सो अभी भी ऐसा कोई बहुत स्टॉक में कोई मजा नहीं है। एक हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्प्रेड दिया हुआ है कि वो बहुत अच्छा लगता था 525-30 पे, वो आज 565 हो गया क्योंकि अदानी की है। दूसरी चीज, परसों एक अदानी ग्रुप के बारे में बात हुई थी जिसका मैंने कहा था कि वर्स्ट इज ओवर, कि मजा तो काम करने का अदानी में ही है। तो उन अदानी में भी दोनों में एक बहुत अच्छा मूव आया है और मुझे लगता है कि जो हेडविंड्स थी, मतलब एक तो ग्लोबल मार्केट, इंटरेस्ट रेट और बाकी वजह से घट रहे थे, दूसरा जो बड़ा ट्रिगर हमारी मार्केट में आया था वो अदानी का। अगर वो अदानी का ट्रिगर पॉजिटिव नेगेटिव से हट जाता है या न्यूट्रल हो जाता है तो मुझे लगता है कि आई थिंक मार्केट में अब ये सेमलेस आ जाएगी और हम मतलब एक जो नीचे की 17,250-300 की रेंज है उसको नहीं तोड़ेंगे और ये बहुत अच्छा साइन है। ओके, तो 17,570 ये है वो लेवल जिस पर आपको रखनी है नजर क्लोजिंग बेसिस पर। तो आशु सर जरा एक बार बताएं 17,570 स्पोर्ट के लिहाज से या फ्यूचर्स की, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में प्रीमियम काफी है, निफ्टी पर करीबन 65 पॉइंट की प्रीमियम है, तो कौन सा लेवल इसे माने? अनिल जी 570 इस स्पॉट का लेवल, बिल्कुल स्पॉट के लेवल पे ध्यान रखना है और इसके अगर ऊपर आज बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा साइन है। फिर मुझे ग्लोबल मार्केट से भी इतनी वो नहीं है। अनिल जी आपको ध्यान हो कि परसों हमने एक स्प्रेड बनाया था जिसमें कहा था कि मुझे इस हफ्ते की 17,500 की कॉल लेनी है और जो कल की एक्सपायरी थी उसकी 17,500 की बेचनी है। वो प्रिसाइजली अनिल जी जो एक वर्किंग थी वो यही था कि 100-150 पॉइंट की रिकवरी जरूर लगती है इस मार्केट के अंदर, वो आज आए कल आए परसों आए, इसलिए हमने कैलेंडर स्प्रेड बनाया था। बट ऑनेस्टली वो 150 से ज्यादा, मतलब ये जो 250-300 की पॉइंट की थी इतनी नहीं लगती थी, 100 से 150 पॉइंट की लगती थी, जिसपे आज हमने 120-25 रुपए पे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, बुक भी किया है और कल सबको मतलब कहा था कि वो होल्ड करना है, कैलेंडर स्प्रेड है। बट आज जो जी अच्छी तेजी बनी है, मुझे लगता था 570 क्रॉस नहीं करेगा, बट किया है उसने और हमें लेवल को रिस्पेक्ट करना, मतलब जो मेरा लेवल है, जो मेरी डेटा स्टडी कहती है, अगर इसके ऊपर बंद होता है तो अनिल जी मुझे लगता है कि और मूव आएगी और वो स्पॉट का लेवल है। ओके परफेक्ट, 17,570 क्लोजिंग बेसिस पर इस पर रखें नजर। मेरा लेवल 17,600 का है, थोड़ा सा ऊपर का, तो लगभग उसके आसपास ही है। आइए बढ़ते आगे और वक्त है एक और बिगुल का, चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है आरबीएल बैंक, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और आज इसमें हम स्टॉक के अंदर देखें तो एक मीडियम टर्म अपनी एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकला है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है परफेक्ट कैंडिडेट है अभी खरीदने का और मंडे को फर्स्ट हाफ में बेचने के लिए बीटीएसटी का एक परफेक्ट कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए एक पैटर्न बन रहा है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं और इसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आरबीएल बैंक में आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर खरीदारी करके चलने की राय है। 165 रुपए पर 165 पर स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 173 रुपए का, 173 का पहला टारगेट और 180 का दूसरा बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, तो 180 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय है आरबीएल बैंक। ओके, आरबीएल बैंक ये हो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बड़े दिनों बाद किसी ने याद किया, नजर इनायत हुई, नहीं तो आजकल तो आरबीएल बैंक को। अच्छा मजे की बात यह है, चलो कोई बात नहीं, तेजी में याद न करे, इसको कोई शॉर्ट भी नहीं करता। मतलब मंदी में भी मुझे याद नहीं आया कुणाल जी किसी ने इस पे शॉर्ट कॉल भी दिया हो, ऐसी बेरुखी क्यों? अनिल जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अनिल जी मैं अभी यही सोच रहा था कि इसको बहुत समय बाद में, और राकेश जी आज इसकी बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पहले जब एक ब्रेकआउट आया था तब हमने कभी खरीदारी की राय दी होगी, उस बात को कई महीने हो गए और उसके बाद अनिल जी कोई मौका ही नहीं बना अनिल जी जहां पर इसमें कोई बाय या सेल का संकेत बनता हो। मतलब ऐसा आपने तो इग्नोर नहीं किया ना, इस चार्ट, स्टॉक के चार्ट्स में कुछ नहीं था, राइट? नहीं अनिल जी, हमने इससे कोई मतलब किसी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं किया अनिल जी। ये खुद ही अनिल जी इस योग्य नहीं रहा कि इसको खरीदारी का दे पाए। हमारी ओर से अनिल जी कोई अनुराग द्वेष की भावना नहीं। ओहो, संभाव है कुणाल जी के मन में, एक बंसल जी को छोड़ के, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, बाकी कहीं भी राग द्वेष की कोई भावना है ही नहीं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, मेरे रडार पे आया था आरबीएल बैंक सेल साइड के लिए, तो मैंने यही सोच के अनिल जी नहीं दिया, कुणाल जी के पास प्रस्ताव नहीं भेजा कि ये सुमित जी करेंगे। अनिल जी शॉर्ट सेलिंग का काम उस समय सुमित जी कर रहे थे
और शायद सुमित जी की, अनिल जी, वो तुकलबंदी शेरवारी जो ये बना बैठाते हैं वो नहीं बैठी होगी। तो अनिल जी, वो कॉल नहीं आया, उसके जिम्मेवार अनिल जी सुमित जी हैं। वाह, अनिल जी और चेंज, पहली बार सुमित जी बधाई आपको कि कुणाल जी से हटके भी सोचना शुरू किया बंसल जी ने किसी के बारे में, और वो आप निकले। आशु सर कुछ राय देना चाहते हैं? जी आशु सर। अनिल जी, क्या होता है कि मतलब जो मेरा तर्क है इसके लिए, जो आई थिंक कुणाल जी भी शायद अग्री करें या नहीं, अनिल जी, एक लेवल के बाद ना, जैसे हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, अनिल जी वो ऐसे लेवल्स पे आ जाते हैं कि नीचे का भी इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो अब जैसे वो मतलब कोई भी स्टॉक हो, अनिल जी, सेल, भेल, अशोक लेलैंड, बेल, वहीं के वहीं रहते हैं, तो अनिल जी उनमें ना उससे नीचे जाने की भी वो नहीं होती कि एक लंबी टाइम करेक्शन में पड़े रहेंगे, तो इसलिए सेलिंग की कॉल भी नहीं बनती है ऐसे स्टॉक्स में। सो आई थिंक प्रोबेबली ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक लेवल के बाद अगर खराब भी लगे या अच्छा नहीं भी लगे तो सेल नहीं कर सकते स्टॉक्स को। बराबर है, न बाय के लायक होता है न सेल के लायक। बेचो तो मुश्किल, खरीदो तो ज्यादा मुश्किल। ये है आपके लिए कुछ कुछ शेयरों में किसी किसी लेवल पर किसी किसी समय की स्थिति। आइए बढ़ते आगे। पिछले 2 महीनों में बाजार में जो गिरावट, कमजोरी, स्टॉक्स का करेक्शन जो हुआ है, उसमें प्रमोटर्स बड़े स्मार्ट निकले, अपने ही शेयर खरीदे जा रहे हैं, और ऐसा एक आध नहीं, ढेर सारे प्रमोटर्स कर रहे हैं। और आपको विश्वास ना हो तो आशीष के पास सारी की सारी डिटेल्स है। आशीष बताइए, 2 महीने में दमदार खरीदारी प्रमोटर्स की। सर बढ़िया खरीदारी की, और स्टॉक के भाव में भी बढ़िया तेजी इसके चलते देखने को मिली। और जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2 महीने में निफ्टी की तरफ से इतना बढ़िया रिटर्न नहीं आया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखें तो निफ्टी 500 में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी पिछले 2 महीने में बढ़ाई है, और इन स्टॉक्स में भी आपको भरपूर एक्शन देखने को मिला। शुरुआत करता हूँ यूपीएल के साथ, जहां पर अगर आप देखें तो प्रमोटर ने 37 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग करीब राउंड फिगर 31% के आसपास है। हालांकि स्टॉक में अगर आप देखें तो इतनी तेजी नहीं आई, इनफैक्ट गिरावट ही देखने को मिली है। पिछले 2 महीने में 3% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन HCL टेक स्टॉक को देखिए, 18 लाख शेयर खरीदे, 61% के आसपास की जो होल्डिंग है यहाँ पर देखने को मिली। और पिछले 2 महीने में स्टॉक में 4% का तेजी देखने को मिली। ये तो कुछ ऐसे वायदा बाजार के बड़े स्टॉक है, लेकिन छोटे स्टॉक्स में आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिला। आप जिंदल 100 को देखिए, 8 लाख शेयरों की मात्र खरीदारी की, 63% है प्रमोटर की होल्डिंग, लेकिन स्टॉक में तेजी आई है। पिछले 2 महीने में 41% का बड़ा इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर जेंसार टेक्नोलॉजीज, जहाँ पर पिछले 2 महीने में 34% के रिटर्न देखने को मिले, और प्रमोटर ने 2 लाख शेयर खरीदे हैं, करीब 53% के आसपास इनकी हिस्सेदारी आ गई है। कोवाई मेडिकल सेंटर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने करीब बहुत छोटा सा 23,000 शेयरों की खरीदारी की है, लेकिन स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली, करीब 14% के गेंस यहाँ पर रहे। बजाज होल्डिंग्स की बात की जाए तो स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर भी खरीदा गई है। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स, यहाँ पर रिटर्न नहीं बना, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको प्रमोटर की खरीदारी का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन, जहाँ पर प्रमोटर ने 2,30,000 शेयर खरीदे, लेकिन आप शेयर का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 2 महीने में 24% घट चुका है। क्वेस्कॉप में भी प्रमोटर ने खरीदारी की, लेकिन 14% का नेगेटिव रिटर्न। यूपीएल के बारे में मैंने बताया, और एरएस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिटर्न नहीं बना। क्लियरली प्रमोटर की खरीदारी के बाद जिंदल 100 एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, 41% के बड़े रिटर्न्स आए हैं। ओके, चलिए, तो जो बाजार गिरा, कमजोर था, ये वो कंपनियां थी जिनके प्रमोटर्स ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है और उस पर फोकस कर लेते हैं। इन्हीं में से एक है टाटा पावर। यहाँ पर 1.5% तक की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 208 के पार है, और कुछ अपसाइड लेवल्स ऊपर की तरफ यहाँ पर खिंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु जी, टाटा पावर जरा चार्ट देखकर बताइए कैसे मौके आपको इस समय दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, टाटा पावर हालांकि बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है, लेकिन हमने बार बार देखा है मल्टीपल ओकेजन्स पर कि 200 रुपए के नीचे जैसे ही स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिलती है और वापस से अपनी ट्रेडिंग जो रेंज है उसमें ये एंटर करता हुआ नजर आता है। और हूबहू आज यहीं पर सेम वैसा ही एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर 210 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 218 220 रुपए तक का भी शॉर्ट टर्म में मूव देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा मोमेंटम भी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 210 220 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ नया एक बिगुल की भी गुजारिश है। तो टाटा पावर 220 तक का अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली इसे मिस ना करिए। और बिगुल हिमांशु जी के लिए।
हिमांशु जी बताइए। नेहा, खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी आज एक वीकली क्लोज देने के लिए तैयार है। हमने देखा कि एक लगातार आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा था। स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन दिखाई और आज यहाँ पर वीकली बेसिस पर एक हायर हाई हायर लो बनाने का कंफर्मेशन करने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। तो करंट लेवल्स 872 रुपए के आसपास के हैं, ये स्पॉट लेवल्स हैं। 865 यानी कि 865 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 882 और 890 रुपए के ये दो टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बैंक पे वो पिक आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। एक और स्टॉक पे फोकस करते हैं जो आज खबरों में भी रहा है, और वो है पीवीआर। मुंबई में 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स शुरू किए। मुंबई के नाला सोपारा इलाका में एक मल्टीप्लेक्स की शुरुआत की, जो कि 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स है। स्टॉक इस समय स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करता हुआ ऊपर दिख रहा है। सुमित जी, पीवीआर क्या सलाह होगी इस समय? नया पीवीआर के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस एक बार बनाई जा सकती है। स्टॉक में गिरावट के बाद एक पुलबैक और एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। 1550-55 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। कल का हाई जैसे ही निकलेगा तो उसके बाद मोमेंटम थोड़ा और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कल का हाई 1562 है। ये लेवल निकलने के बाद पीवीआर में 1590 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 1530 का एसएल, 1590-1600 तक के लेवल पीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर तो अपना व्यू हिमांशु जी दे चुके हैं। हमने कुछ बड़ी यहाँ पर डील्स होती हुई यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में देखी है। राकेश जी, बैंकिंग स्पेस ये काफी बजिंग है। यूनियन बैंक क्या सलाह होगी? नेहा, यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट सभी स्टॉक्स रैली कर रहे हैं और इसके अंदर भी आज ही एक बड़ा मूव देखने को मिला है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछले 7 दिनों के 7 से 10 दिनों के हाईज के ऊपर स्टॉक निकला है। तो जिनके पास है नया बने रहने की राय है और कोई नई खरीदारी करना चाहता है तो 70.5 70 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 75-75.5। और नया पूरा ये स्पेस बजिंग है। बजाज फिंसर्व पे भी मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए, उसके अंदर भी रिवर्सल आ रहा है और वो भी एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है बीटीएसटी के लिए यहाँ पर खरीद के मंडे को फर्स्ट हाफ में बेचने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो बजिंग यहाँ पर यूनियन बैंक और बजाज फिनसर्व को भी मिस नहीं करना है। लेकिन सबसे हाई स्पिरिट्स फिलहाल यूनाइटेड स्पिरिट्स के दिखाई दे रहे हैं। एकाएक शार्प स्पाइक यहाँ पर दिखा है और 3-3.5% की जबरदस्त धुआंधार स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है। कुणाल सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स इस समय क्या सलाह होगी? देखिए, काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर हम देख चुके हैं नेहा, और मुझे लगता है कि अब एक मेजर सपोर्ट के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 740 रुपए के आसपास ये बड़ा सपोर्ट है और आज हमने देखा कि उसी दाम के आसपास इसने डे लो आज बनाया है। वापस से तेजी बनती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीडियम टर्म यहाँ पर आउटलुक रखें। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबी समय के लिए इसको होल्ड करने को तैयार हो तो मुझे लगता है स्टॉक वापस से 800 रुपए के ऊपर के लेवल्स आपको दिखाएगा। ओके, अगर पोजीशंस बनी हुई है, होल्ड और कर सकते हैं तो 800 के पार जाने की तैयारी में है यूनाइटेड स्पिरिट्स। चलिए बिगुल सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताइए। नया कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो अब एक एक करके सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है। तो जो बाय साइड का स्टॉक अभी मेरे रडार में आया है वो मेटल सेक्टर का है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 102 रुपए 50 पैसे, 102 रुपए 55 पैसे। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर के अंदर अब यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो हिंद कॉपर के अंदर ऑप्शन के जरिए 105 वाला कॉल अभी 2 रुपए 70 पैसा 75 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। हिंद कॉपर के अंदर कल परसों लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। आज भी सुबह से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और अभी स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आज और 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। हिंद कॉपर में मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 105 से 107 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके लिए हिंद कॉपर का 105 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करें। 1 रुपए 75 पैसा इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट 105 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा हिंद कॉपर।
सन कॉपर 105 से 7 तक का लेवल ऊपर दिख सकता है। कॉल 105 के लेने की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस उसमें 1 रुपए 75 पैसे की और 4 से 5 रुपए तक का टारगेट इसकी कॉल की ऑप्शन में बनता दिखेगा। 105 की कॉल लेनी है 2 रुपए 70 पैसे के पास। आज होटल स्पेस भी बजिंग है। रॉयल ऑर्किड, आईटीसी सब में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इंडियन होटल्स भी अब और चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईटीसी इस समय दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ पर कारोबार होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और पूरा ही जो होटल स्पेस है वो यहाँ पर खासा बजिंग है। एक चेक यहाँ पर ले लेते हैं राकेश जी, आशु सर से। आशु सर, होटल स्पेस ओवरऑल आपका क्या व्यू बन रहा है आईटीसी एट द मोमेंट? नेहा, इस वक्त जो स्टॉक्स जहां के लेवल्स पे सारे करेक्ट होके खड़े थे ना, अगर मार्केट घूमेगी ना तो होटल नहीं सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने, मेजॉरिटी ऑफ आपको मेटल्स अच्छा लगने लग जाएगा, बैंकिंग अच्छी लगने लग जाएगी, टाटा मोटर पावर ये सब भी अच्छे लगने लग जाएंगे। ये एक ब्रॉड बेस्ड अगर जब बनेगी तो ये नॉट जस्ट होटल, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब इसमें ना कोई ऐसा सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ऑब्वियसली होटल्स तो अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो हमने करेक्शन देखी तो कोई फंडामेंटल 15 या 1 महीने में चेंज तो नहीं हो गए, अभी भी फुटफॉल वैसे ही है, सब कुछ वैसे है। इट वॉज द ओवरऑल सेंटिमेंट और जिस तरह से सेलिंग प्रेशर था, तो जब यहां से मूवमेंट आएगी तो ये मुझे लगता है कि ब्रॉड बेस्ड रहेगी, नॉट जस्ट होटल, बाकी भी बहुत सारे सेक्टर्स लेकिन पार्टिसिपेट करेंगे, तो मतलब अच्छा ही लगता है। आईटीसी भी एक रेंज के अंदर है, मतलब एक नया भाव बनाना उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लगता है, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाएगा तो अगर मार्केट चलेगी तो ये जो इतने डिप्रेस स्टॉक्स से पिछले 5-5, 6-6 महीने वाले, आईटीसी ने तो आउट परफॉर्म किया ही है पिछले महीनों में, इनमें ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रैक्शन नजर आएगी। बट नया स्टिल इट इज टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी भी हम रेंज के अंदर हैं। हम क्योंकि अगर ये 100 पॉइंट करके 3 दिन 4 दिन बढ़ता तो मजा आता पार्टी, अब एक ही दिन में 300 और 100 पॉइंट बढ़ जाएगा तो 1700-700 पे क्या हमारे को फिर नया लेन करना है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक वो इट इज स्टिल, मतलब वी हैव टू वॉच, क्योंकि बैंकिंग भी मुझे लगता है 41,500 एक ऐसा लेवल आने वाला है कि जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इनको पार करता है कि नहीं करता, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये सब देखना। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर एक पूरा का पूरा 4 अंकों वाला, और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों रेस लगा रहे हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल, और एक दूसरे को धक्का देके आगे निकलने की कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। 999 के फेयर में पड़ा हुआ है सेंसेक्स, 980 के फेयर में पड़ा हुआ है निफ्टी। सॉरी, निफ्टी बोला मैंने, निफ्टी बोल दिया, कभी तो करवाओ निफ्टी बैंक। ओके, चलिए आइए, इस बीच सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है, मुलाकात की जाए सेठी साहब से। स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। सेठी साहब सुस्वागतम, पधारिए, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, आज तो धुआंधार तेजी है बाजार में, और अच्छा हुआ मैंने पिछले 2-3 दिनों में जब बाजार में गिरावट थी तो नोटा का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ। पर अनिल जी, यहाँ 1-2 अपडेट भी है। जो कल मैंने पनामा पेट्रो रिकमेंड किया था 314 के लेवल पे, 330 के टारगेट थे, वो आज अचीव हो गए। फिर इसी वीक ट्यूसडे को आईटीडी सीमेंटेशन 96-97 के लेवल पे दिया था, आज 108 रुपए का भाव है। और मैंने पिछले 3-4 दिनों में कुछ फ्यूचर्स के स्टॉक्स भी दिए थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस दिन मैंने दिया था आशु जी ने भी उस पर स्प्रेड दिया था, बुल स्प्रेड 530 के लेवल का, अभी 565 के लेवल्स पे है। फिर आपके एबी कैपिटल 142 वाला 156, इंडियन होटल्स वो भी अच्छा कर रहा है। तो ऑल इन ऑल जो भी स्टॉक्स पिछले वीक में जब बाजार में मार्केट थी उस समय जो सुझाए गए थे सबने अच्छा किया अनिल जी। और आज 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें बिल्कुल खरीदारी करनी है। खराब मार्केट में आप सुझाए, इस मार्केट में अच्छा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे घोड़े सेठी साहब के तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो है ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो है ही। अब सेंसेक्स 4 अंकों में बढ़त बना चुका है, 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, और आज डाउ को बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है फ्यूचर्स के लेवल पर कि एक सेंसेक्स है जो 1000 पॉइंट बढ़ा हुआ है और एक हम है जो 7 पॉइंट नीचे है। हालांकि ये भी काफ़ी कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 7 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। आइए सेठी साहब से जाने उनकी पसंद का पहला शेयर, बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार, जो अभी 400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक दिग्गज कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए जानी जाती है, मेनली पीवीसी रेजिन्स बनाती है, इसके अलावा रेफ्रिजरेंट गैसेस, फिर आपके कॉस्टिक सोडा, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है जो कि पेपर सेक्टर में काम आता है। दमदार कंपनी है और हाल ही में इनको
एक एडवांस्ड इंटरमीडिएट के लिए ग्लोबल एक कंपनी से ऑर्डर मिला है, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर कंपनी ने नया केपेक्स भी किया, जो कि अब स्ट्रीम कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा तो उसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने के पीछे कारण ये भी है कि पीवीसी के प्राइसेस में इस क्वार्टर में अच्छी तेजी हुई है, जो इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुई है, अपने डेट लेवल्स को भी कम किया है कंपनी ने। बाकी कई सारे एफआईएस डीआईज भी इस पर बुलिश है, 34% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मेनली एसबीआई है, मिरे है, फिर एक्सिस है, फ्रैंकलिन है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 425 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 390 रुपए का। 390 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट, माफ कीजिएगा 725 बोल गया। आज तेजी इतनी है ना कि लेवल भी बड़े बड़े निकल जाते हैं। तो 425 के टारगेट के लिए करनी है कैम्प्लास सेनमार में खरीदारी। राय सेठी साहब की। सेठी साहब बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जो SW सोलार के नाम से ट्रेड होता है। 300 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भी एक सोलार EPC कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, जिसका ग्लोबली प्रेजेंट है, 24 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट सेटअप करती है। अभी तक कंपनी का 11 गीगावाट से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और ये कंपनी आजकल रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, 40% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, जिन्होंने 375 के लेवल पे इसमें हिस्सेदारी खरीदी, और करीबन 20% सपुर्जी पेलेंजी ग्रुप ओन करते हैं। बाकी हमने देखा है रिलायंस के बड़े सारे प्लान्स है रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में, और खास करके सोलर एनर्जी पे भी फोकस है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी वो। बाकी लेवल्स अच्छे हैं, मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। और इसमें मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 320 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 290 रुपए। स्टॉप लॉस लगाकर SW सोलार में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी तेजी करके चले, टारगेट लगाएं 320 रुपए का, ये है आपके लिए राय। और इस बीच आशु सर भी कुछ विशेष टिप्पणी अपनी करना चाहते हैं। जी आशु सर बताएं। नहीं, मैं अनिल जी, मैं ना कल आई थिंक सेठी जी भी उसमें पार्टिसिपेशन में थे शायद। मैं कल का अनिल जी एक आपका वो कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, जिसमें आप बोल रहे थे कि वो राउंड टेबल पे अगर लड़ाई हो जाए, अगर भसीन जी और आशु जी को इकट्ठे बिठा दे तो मैं तो अनिल जी आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा एक जेन्युइनली बुल एंड बियर करवा दीजिए। बल्कि अनिल जी हमारी लड़ाई ऐसी हो जाएगी कि यूक्रेन और रशिया अपनी लड़ाई भूल जाएंगे और हमारी संभालने आ जाएंगे, तो अनिल जी दुनिया का बहुत भला हो जाएगा। काश मेरे हाथ में होता है, दुनिया का बहुत भला हो जाएगा। हाँ, जी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद कर। अच्छा वो आपने भी देखा था आशु सर, वो आपने भी देखा था क्या भसीन साहब के नाम पे ट्वीट चल रहे थे कि वो आपको वो मीडिएशन करवाने जा रहे हैं रशिया जी, बहुत सारे मीम्स बन रहे थे। तो अनिल जी देखिए, यूक्रेन रशिया आपके हाथ में नहीं है, बुल एंड बियर आपके हाथ में है, लेकिन उससे अगर दुनिया का भला होता है तो अनिल जी मतलब मैं तो बोलूंगा कि सारे देशों की सरकार को आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मतलब हमारे झगड़े में वो सुलझाने आ जाएंगे, अपना भूल जाएंगे। चलिए, तो मस्ती मजाक की बातें हैं, चलती रहती है, बट बिल्कुल ठीक बात है। बुल वर्सेस बेयर की तो मामला बनता है। अच्छा, मस्ती की बात निकली तो जरा बता भी दूं, आशु सर भी आ गए हैं और बाकी सारे एक्सपर्ट्स हैं ही हमारे साथ। सोमवार को होगी इस बार मस्ती की पाठशाला फॉर चेंज, क्योंकि मंगलवार को है होली की छुट्टी। आप माने न माने होली मंगलवार को, लेकिन छुट्टी मंगलवार को है। तो हम सोमवार को करेंगे होली स्पेशल, और होली स्पेशल पे आप सभी हमारे महानुभावों के लिए एक ही सवाल है, जिसके 3 पार्ट हैं। पहले, आप किसे होली खेलाना चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि कौन होली खेले, पहला सवाल। पहले वो आदमी ढूंढना जिसको आप चाहते हैं कि वो होली खेले। दूसरा, फिर वो ढूंढना है वो किसके साथ खेले। तो फिर तीसरा, उसका लॉजिक होना चाहिए क्यों खेले। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है भाई आशु जी और भसीन साहब होली खेल ले और उसका लॉजिक दे दे, मतलब इजी आंसर। ये ऐसे वाले मत देना, कुछ अनप्रेडिक्टेबल टाइप के लाना, प्रेडिक्टेबल टाइप के मत लाना। तो ऐसे आप सब लोग कोई भी अपने को पैनलिस्ट, मार्केट के एक्सपर्ट्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, जो भी आसपास आपके चलाओ। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप किसे होली खिलाना चाहेंगे, किसके साथ और क्यों। ये है आपके लिए सोमवार को 3:30 बजे होली स्पेशल मस्ती की पाठशाला। तैयारी कीजिए। बंसल जी, मुश्किल थोड़ा सा इस बार टफ रखा है, आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट, डोंट वरी। आप है ना मस्ती की पाठशाला में बंसल जी? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज तक कभी मिस नहीं करी मस्ती की पाठशाला। ऐसा नहीं कभी करा जैसे वो
कई बच्चे होते थे ना जी स्कूल में, मतलब कि जो सरकारी स्कूलों में तो होता था कि बच्चा क्लास में नहीं आता था अनिल जी, गेम्स पीरियड में दीवार टाप के आया फिर निकल गया। फिर कई अनिल जी शरारती बच्चे होते हैं, 3:30 बजे तक शो करा उसके बाद निकल गए। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में अनिल जी कि शो करा और उसके बाद मस्ती की पाठशाला के लिए गायब हो गए हों। तो हमेशा करा है। और अनिल जी आई विल इजीली मैनेज इट अनिल जी। कुणाल जी का साथ है अनिल जी, आंसर देने में हेल्प करेंगे। तो अपने यही मानेंगे कि जो, चूंकि टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, जो लोग अगर मस्ती की पाठशाला में नहीं आएंगे मंडे को, अपने ये मान के चलेंगे कि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली थोड़ा कमजोर समझते हैं कि उनके लिए इतना मुश्किल सवाल का जवाब देना। नहीं अनिल जी सिंपल है, देखिए अनिल जी वेरी सिंपल। जी अनिल जी वेरी सिंपल। देखिए सुबह आज हमारी जर्मनी जाने की बात हो रही थी, तो जैन साहब बोले मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा, कुणाल जी बोले मैं एयरपोर्ट तक लेके आऊंगा। तो अनिल जी मैं देख रहा हूँ कि उस लिस्ट को छोटा कैसे करा जाए। तो जो जो लोग मस्ती की पाठशाला में नहीं आएंगे उन सबके नाम काट देंगे अनिल जी। लिस्ट को छोटा भी तो करना है अनिल जी, हकीकत में जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए मस्ती की पाठशाला, सोमवार को 3:30 बजे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है सर, मस्ती की पाठशाला में होली तो खेल लेंगे, लेकिन ये जो होली हम मार्केट्स में बनती हुई देख रहे हैं, आपकी रणनीति रेडी है सर? एकदम बिल्कुल तैयार है। बिगुल के बगैर मैं भी कोई काम नहीं करता। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बजाया जाएगा। आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी अनिल जी की। सर डाउ फ्यूचर्स सपाट हो गया है, बड़ी मुश्किल से खींचते खींचते अपने आप को ऊपर है, क्या बात पूरा। हाँ एग्जैक्टली। तो फाइनली आपने जो कहा था कि उसको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसी में शायद ऊपर आने की कोशिश। नैस्डैक फ्यूचर्स 15 अंक ऊपर है। यहाँ पर बाकी यूरोप के मार्केट्स देखें तो ठीक ठाक ही हैं, आधे % ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डैक्स 1% है। सो मामला ठीक ठाक है, रुपया हमारा तगड़ा है। सर अब क्या? ओके, तो ये है आपके लिए 17,625 का लेवल और 41,340-50 का लेवल। देखिए क्लोजिंग 17,600 के ऊपर की बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। 17,600-650 आज का जो टारगेट है वो यही है। तो आज का टारगेट लगभग 17,650 के आसपास का है, फाइनल टारगेट। वैसे तो मैं फाइनल टारगेट 550 का भी रिवाइज कर चुका हूँ, उसके ऊपर नहीं लग रहा था, लेकिन मिला है, अच्छी बात है। अब 650 दिख रहा है। लेकिन जो 2 बजे भी दीप, माफ कीजिएगा, जो हम बात कर रहे थे अब किसी को भी अलाउ है नेहा को दीप बोलना, क्योंकि अगर नेहा मेरे सामने बैठी है और फिर भी मैं दीप बोल सकता हूँ तो फिर दूसरों को तो अलाउ है क्यों करूँ? मुझे लग रहा था टुडे विल बी वन ऑफ करना ना ऐसा, तो ऐसा लगेगा मैं अकेला ही नहीं कर रहा। तो नेहा जी, नेहा जी 2 बार जी लगा दो ताकि क्या है उन्हें बुरा ना लगे। हाँ, तो 17,600 इसके ऊपर टिककर बंद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है 17,650 और उसके बाद 17,700 तक का रास्ता खुल रहा है। आज क्लोजिंग 17,600-650 के ऊपर होती तो कम से कम भले आप इसे बड़ा ब्रेकआउट ना भी माने, लेकिन ये तो मानेंगे कि नीचे की रिस्क आपको अब यहाँ से ये समझ में आ गया कि आपका 17,250 17,300 बॉटम बन गया। अब ये आसानी से नहीं टूटेगा, पहली चीज। सेम बैंक निफ्टी पर 39,600 से 39,900 की रेंज में बॉटम बन गया, वो अब आसानी से नहीं टूटेगा। तो बजट के दिन के आसपास के जो लोज थे, बजट के दिन हमने 17,350 बनाया, बाद में 17,250 तक गए, तो 17,250 17,350 बॉटम हो गया। 39,400 39,600 बैंक निफ्टी का बॉटम हो गया। क्लोजिंग आपकी मजबूती मिलेगी जिस तरह से बाजार ऊपर जा रहे हैं। एक ही चीज जो कहना चाहता हूं वो ये कि अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आपको आज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, पूरी ना भी करे तो, ठीक है। तो 3:30 बजे के पहले आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है लॉन्ग साइड पर, 3:30 से पहले। हाँ, और क्यों करना वो बताता हूँ। एक, जब जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि आज 300 बढ़ेंगे, बढ़ गए तो लालच बुरी बला है। एग्जैक्टली। पैसा बन रहा, थोड़ा लेना चाहिए, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो आजकल के लिए करते होंगे। जो पोजिशनल है उनके लिए तो हमने रिसर्च रखी थी कि 9 दिनों में किस तरह से बाजार आपको कम से कम 17,800 18,000 तक की तेजी दिखा सकता है, राइट? उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे, एक ही दिन में हो गया, राइट? ऐसे में अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आज आपको 17,650 17,700 की रेंज में आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता तो वहां भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो भी आज बेस्ट लेवल मिले उसके आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। क्यों? लॉजिक से, ऐसा नहीं कि इतना बढ़ गया इसलिए, खाली ये लॉजिक के भी काम नहीं आता कि इतना बढ़ गया इसलिए प्रॉफिट बुक कर ले, उसके पीछे लॉजिक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1:22, बैंक निफ्टी का 1:47, ये ओवरसोल्ड है।
नो डाउट इंट्राडे में है, क्लोजिंग होते होते थोड़ा नीचे होगा, लेकिन फिर भी आप जिस पुट कॉल रेशियो पर बंद हो रहे हैं जाकर, वो ओवरसोल्ड की, सॉरी ओवरबॉट है, माफ कीजिए, सॉरी आदत पड़ी हुई ना 2 हफ्ते से ओवरसोल्ड की, तो वही मुश्किल से निकलता ओवरबॉट। सो आप लगभग इंट्राडे में तो ओवरबॉट हो चुके हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर। और जब आप ओवरबॉट है तो हायर साइड पर प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। 50% निकाल लें, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर है, ठीक है, डन। तो ये आपको कराना है, सिंपल सी चीज ये है। सो आई थिंक आपको थोड़ी प्रॉफिट बुक करना चाहिए आज एंड ऑफ डे, अब से लेकर 3:30 बजे तक। 17,600 होल्ड करें तब तक कोई चिंता की बात नहीं। 41,000 के ऊपर आप बंद होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। 17,550 के ऊपर बंद होंगे। आखिरी 1 घंटे में अगर 17,550 आता है वहां आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए। 41,000 के आसपास आता है वहां खरीदारी शुरू करनी चाहिए, नहीं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन पे रखें। लास्ट में 3-20 की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होगी, कितना प्रॉफिट बुक करना है और कितना कैरी करके जाना है, सिंपल। ठीक है। इसी बीच हमने देखा है कि जो सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी कैम्प्लास एनमार में, वहां पर एक स्पाइक दिखा है और 4.5% की दमदार तेजी वहां पर भी देखने को मिली। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं, उन पे एक बार फोकस कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2390 के पास है, 3.25% की स्ट्रेंथ दिन के उच्चतम स्तर के पास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय क्या रिकमेंडेशन होगी? नया रिलायंस के अंदर एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और 2400 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो रिलायंस के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 2450 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में रिलायंस में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 2400 का लेवल टूटने के बाद 50 से 75 रुपए का मूव अगले हफ्ते में रिलायंस में देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा रिलायंस में। ओके, खरीद की रिकमेंडेशन रिलायंस में है। और एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। बताइए सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे आया नया। ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 63 रुपया, 63 रुपीज। स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका सिंबल है NFL। NFL के अंदर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। NFL के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर स्टॉक में यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। NFL में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। 60 रुपया, 61 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। ट्रेडिंग के लिहाज से ये कॉल है। 2-2.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो 60 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के NFL में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट ऊपर में बनेगा 67 रुपीज का। 67 रुपीज का लेवल निकलने के बाद 70 रुपए तक का मूव NFL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें 60 के स्टॉप लॉस से 67 और 70 के टारगेट्स के। ओके, NFL में स्ट्रेंथ है 67 और इवेंचुअली 70 रुपए तक का अपसाइड टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार इंडसइंड बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं। दिन के उच्चतम स्तर के पास 1130, 2.5% की स्ट्रेंथ, थोड़ा सा टिप डाउन अभी ऊपरी लेवल से आया है। हिमांशु जी, इंडसइंड बैंक एक बार देखेंगे? तो नेहा देखिए, बिल्कुल क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इसके चलते हमने देखा कि इंडसइंड बैंक में भी एक अच्छा अपमूव बना हुआ है। हालांकि अगर मैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म के चार्ट देखता हूं तो 1140, 1145 रुपए के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहां पर बना हुआ। तो मेरा मानना है कि ये रैली थोड़ी और 10-15 रुपए एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 1150 रुपए के आसपास अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो एक बार मुनाफा वसूल करके चलने की सलाह रहेगी। हिमांशु जी, एक मासूम सा सवाल आया है मेरा कि जैसा आपने कहा कि एक तेजी की पोजीशन तो एक बार मुनाफा वसूल कर रहे हैं, क्या एक ही पोजीशन में बार बार भी किया जा सकता है? ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि एक पोजीशन में बार बार हम मुनाफा वसूल कर पाए? अनिल जी, इसका मासूम सा जवाब यही है कि जैसे आप बोलते हैं ना टुकड़ों वाली बात, वैसे टुकड़ों में मुनाफा वसूल करें। टुकड़ों में पोजीशन से ज्यादा होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत ही मासूम है, आपसे भी ज्यादा। ओके, तो ये है राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से इंडसइंड बैंक पर। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, टाटा केमिकल्स में मुझे मोमेंटम दिखता है 10101011 का भाव है, यहाँ पर बाय करके चले। एक 12 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 997, 998 का। मेरा मानना है 1035, 1040 तक आपको मंडे को ये भाव देखने को मिलेंगे। 2 से 3% की ट्रेडिंग वाली मूव मिल सकती है। टाटा केमिकल्स, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग स्टॉक आ रहे हैं, अनयूजुअल स्टॉक। देखो RBL,
हिंदुस्तान कॉपर पे सुमित जी ने कैश का ऑप्शन दे दिया, NFL, टाटा केमिकल, वो स्टॉक रिकमेंडेशन के दायरे में आ रहे हैं जो आमतौर पर नज़र में कम आते हैं। और आमतौर पर इन स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कम होती, जिनकी बात अब हम करने जा रहे हैं, और वो है येस बैंक और SBI। जी हाँ, दोनों ही स्टॉक आज सुर्खियों में है। वजह क्या है, वरुण बताने के लिए तैयार है। मैं वरुण बताइए। तो अनिल जी, आपने वजह पूछी तो पहले वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि खबरें ऐसी आ रही है कि SBI जो है येस बैंक में अपना हिस्सा बेच सकता है। अब ये क्यों है, इसके पीछे स्टोरी क्या है और कितना हिस्सा बिक सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले डेट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी चर्चा ये भी चल रही थी कि शायद 6 मार्च को ये हिस्सा बेचेंगे, क्योंकि इस दिन पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो लॉक इन है वो दरअसल 13 मार्च को खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप येस बैंक की प्रेस रिलीज देखेंगे तो इन्होंने जो बैंक्स को अपने शेयर्स अलॉट किए थे, जब येस बैंक मुसीबत में था और SBI और बाकी कंसोर्शियम ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, तो वो था 13 मार्च जब HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक इनको स्टॉक्स अलॉट किए गए थे, और 14 मार्च को SBI को अलॉट किए गए थे। तो उस लिहाज से देखेंगे तो 13 और 14 मार्च ये 2 दिन है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तो 13 मार्च को ये जो 3 साल का लॉक इन है जो कि RBI ने रखा था, वो खत्म होने वाला है, और इसके बाद माना जा रहा है कि SBI जो है वो यहाँ पे हिस्सा बेच सकता है। और अगर हिस्सा बेचा SBI ने तो कितना हिस्सा बिकेगा, करीब 26% के आसपास जो है वो SBI के पास हिस्सा है, और बाकी बैंक्स के आसपास अगर आप देखेंगे तो 5% के आसपास का हिस्सा है। तो कुल हिस्सा बिकने को 31% आ सकता है, यानी कि 900 करोड़ के आसपास शेयर जो है वो बिक सकते हैं। 900 करोड़ का कैलकुलेशन कहाँ से आया, 605 करोड़ शेयर जो है वो SBI के जो कि लॉक इन में थे। इसके अलावा बाकी बैंक्स को जो शेयर्स अलॉट किए गए थे उसमें से 75% जो है वो लॉक्ड इन थे। तो ये लॉक्ड इन शेयर जो है वो बिकने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए करीब 900 करोड़ शेयर्स, हाँ 900 करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, 900 करोड़ शेयर बिकने के लिए आ सकते हैं। इंटू आप 17-18 रुपए के आसपास करेंगे तो करीब 15,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो हो सकती है। देखिए, दरअसल जब अलॉट किए गए थे SBI को कहा था कि 26% के नीचे आप आ नहीं सकते, तब SBI का हिस्सा करीब 48% था जब SBI ने यहाँ पे स्टेक खरीदा था। उसके बाद FPO आया तो स्टेक रिड्यूस हुआ 30% के आसपास। आपको याद होगा पिछले साल ही येस बैंक ने कार्लाइल और एडवेंट को इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी किए थे। उसके बाद हिस्सा कम होकर 26% हो गया। अब 26% के नीचे SBI मार्च तक जा नहीं सकता। अब ये वारंट्स जो है वो भी कन्वर्ट होंगे, याद रखिएगा, और जब वारंट्स कन्वर्ट होंगे तो SBI का हिस्सा जो है वो वैसे ही 26% से गिर के 24% पे आ जाएगा, और इसके बाद माना ये जा रहा है कि SBI अपना अतिरिक्त हिस्सा बेच सकता है। जाहिर सी बात है, किसी को येस बैंक में इंटरेस्ट तो था नहीं, RBI ने कहा बचा लो तो जाके बचा लिया। अब इनका लॉकिंग खत्म हो रहा है तो माना जा रहा है कि जितने बैंक है SBI समेत जिनका भी लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है वो शायद येस बैंक में आके अपना स्टेक बेच सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में एक बड़ी सप्लाई मार्केट में जो है वो येस बैंक में आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक को, और शायद इस वजह से जो बाकी बैंक्स है वो भी चल रहे हैं, क्योंकि चलिए इससे तो छुटकारा मिला। और बाकी तो अब देखिए कितनी सप्लाई आती है इस बैंक में, 900 करोड़ शेयर्स, क्योंकि 2800 करोड़ शेयर्स के आसपास की इक्विटी है। इतनी बड़ी इक्विटी किसी की नहीं है। और SBI का उसमें बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 605 करोड़ शेयर्स, बहुत बड़ा चंक है, ऑलमोस्ट 1/4 से 1/3 हाँ, तक की होल्डिंग है, 26% की, मोर देन 1/4 की यहाँ पर होल्डिंग है। नो डाउट इस वजह से SBI भी बाजिंग है, और उसके साथ साथ पीछे बाकी सारे स्टॉक्स भी चल पड़े हैं। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। SBI पर तो एक चेक यहाँ पर बिल्कुल बनता ही है। वागले सर, SBI पर इस समय क्या व्यू बन रहा है? आज एक ब्रेकआउट दिया है, पिछले 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन से निकल रहा था, आज एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। अभी ऑलरेडी ये 5% ऊपर है। तो इंट्राडे के लिहाज से मेरा कोई व्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पोजिशनल व्यू लेना है तो मुझे लगता है ये मूव और कंटिन्यू होनी चाहिए यहाँ पर, या थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता है नियरिंग 560, 558 बाई किया जा सकता है 555 के स्टॉप लॉस से। अगले वीक में मेरा मानना है 585, 590 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तेजी बरकरार रहनी चाहिए। SBI में पोजिशनल व्यू 555 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड आउट करे, 590 का अगला पड़ाव यहां पर बनता दिख रहा है। लेकिन एक्शन PB फिनटेक में भी है, जो इस समय हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5.5 से 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बंसल सर, PB फिनटेक चार्ट्स पर कोई मौके इस समय दिख रहे हैं? मेरे को थोड़ा समय लग रहा है इसका कोड निकालने के। कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास दूसरा स्टॉक लेकर आऊंगी। मैं कुणाल सर से तब तक इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। PB फिनटेक, कुणाल सर।
देखिए, सबसे पहले तो बंसल जी को बता दूं कि इसका कोड है पॉलिसी बाजार, तो पीपी फिनटेक सर्च ना करें, पॉलिसी बाजार करें तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, नेहा, चार्ट अच्छा है, पहले की तुलना में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल्स पर एक बेस बन गया और 550 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरी राय में जिन्होंने अभी तक धीरज रखा, स्टॉक को होल्ड किए बैठे हैं, बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है हो सकता है 650 660 के लेवल्स देखने को मिल जाएं, तो मेरी फिलहाल होल्ड करने की इसमें राय। ओके, बिल्कुल बने रहे, इससे बिल्कुल निकलने की, टस से मस होने की सलाह नहीं है। 600 के इर्द गिर्द ही ये घूमता हुआ दिख रहा है और अगला पड़ाव 650 से 660 तक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बज कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी है, खासी रिकवरी हमने वहां से बनती हुई देखी है। तो क्या कारण है, कहां रिकवरी दिख रही है, किन कारणों से दिख रही है, कैसा आउटलुक बनता दिख रहा है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, बताइए। बिल्कुल नेहा, जैसे कि आपने बात की कंज्यूमर गुड्स फोकस में, सिर्फ एफएमसीजी नहीं, व्हाइट गुड्स और ड्यूरेबल्स भी आज फोकस में, और फोकस में रहने वाले आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन अब मार्जिन्स को लेकर यहाँ से बन रही है वह यही है कि जो प्री कोविड लेवल्स के उम्मीद जो मार्जिन्स हुआ करते थे इन कंपनी के, उस पर अब ये सारी कंपनीज पहुंच सकती है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। दिसंबर तिमाही की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने देखा था कि तिमाही दर तिमाही जो दिसंबर तो सितंबर कंपैरिजन करेंगे तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आए थे ऑलरेडी, क्योंकि इन सारी कंपनीज ने अपने फाइनल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे और लागत में हमने देखा था कि एक बड़ी गिरावट के चलते मार्जिन्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूवमेंट था। लेकिन वाई बाय पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए दिसंबर को, तो वहां पे अभी भी दबाव बना हुआ था, प्री कोविड लेवल से भी ये नीचे थे। इसलिए अब ये अनुमान बन रहा है कि आने वाले 2 से 3 तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज वाई बेसिस पे एफएमसीजी साथ ही साथ व्हाइट गुड्स और ड्यूरेबल कंपनीज के जो मार्जिन है उसमें सुधार की पूरी उम्मीद है। इसके कारण ये है कि इन्फ्लेशन में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी अब आ चुकी है। इसके अलावा जो डिमांड है वो भी वापस से पिकअप करी है, चाहे वो अर्बन एरियाज और रूरल में हो, हर तरफ डिमांड में थोड़ा रीबूस्ट वापस से आया है। लागत की जैसे कि मैंने बात की, वहां पर भी थोड़ी कूलिंग ऑफ है प्राइसेस को लेके, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। पूरी रिकवरी हालांकि अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है ऐसे एनालिस्ट और बाजार का मानना है, लेकिन दिसंबर तिमाही के बाद जो सारे मैनेजमेंट्स की कमेंट्री आई थी, चाहे वो डिमांड को लेकर हो, मार्जिन्स को लेकर हो, ग्रोथ को लेकर हो, काफी पॉजिटिव कमेंट्री आती दिखी थी सारी कंपनीज की तरफ से। पीएनबी पैरिबस का कहना है कि FY24 से जो एफएमसीजी के मार्जिन है उसमें पूरी सुधार की उम्मीद है। और गुड्स और ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के अनुसार एबिटा मार्जिन्स जो होते हैं, कामकाजी मार्जिन्स जो होते हैं, वहां पे 100 से 300 बेसिस पॉइंट का वाई से कंपेयर करेंगे तो बढ़कर आ सकते हैं मार्जिन्स। इस तिमाही के क्वार्टर 4 में ही ये एक्सपेक्टेशन वो लेकर चल रहे हैं। तो स्टॉक्स पे काफ़ी सारे फोकस में आते हैं, चाहे वो HUL हो, ITC हो, मैरिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो। व्हाइट गुड्स में वैसे भी जिस हिसाब से गर्मी का एक्सपेक्टेशन है, वोल्टास, हैवेल्स, ब्लू स्टार भी फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, और वो है भी, हम देख रहे हैं इस समय 1-1% की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेस, जॉनसन हिताची, TTK प्रेस्टीज, सब हम देख रहे हैं अधिकतर स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर के पास ही कारोबार करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी, एक बार आपसे व्यू लेना चाहूंगी। जॉनसन हिताची 3.25% की स्ट्रेंथ है और TTK प्रेस्टीज पर भी नजर डाले तो दिन के उच्चतम स्तर के पास हो रहा है कारोबार। दोनों जरा चार्ट्स पे अपना व्यू बताइए। बिल्कुल नेहा, TTK प्रेस्टीज काफी स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। हायर लेवल से हालांकि पिछले काफी महीनों में एक कंसोलिडेशन स्टॉक में आते हुए नजर आया है, लेकिन अब अगर आप देखें तो 750-770 के आसपास एक स्टॉक ने पोटेंशियल डबल बॉटम बनाने की शुरुआत की है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर चार्ट पर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है और एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें बिल्कुल 740-750 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार स्टॉक जैसे ही 790-795 रुपए के ऊपर चलना शुरू करता है तो मुझे लगता है यहाँ पर मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ सकता है और 825 और 840 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट TTK प्रेस्टीज में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, सो TTK प्रेस्टीज चलने की तैयारी में, 790 का वो पड़ाव है जिस पर रखनी है नजर, वो पार होते ही अगला जो लक्ष्य है वो 825 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, वक्त हो गया है एक बिगुल का सुमित जी के लिए। सुमित, सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे आया रहा, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 684-685। स्टॉक का नाम है JSW स्टील। JSW स्टील के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। मेरे को लग रहा है कि यहां से 15 से 20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। जिन्होंने खरीदारी किया है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि अभी जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं।
स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है वो 673 674 के आसपास बन रहा है। 673 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 700 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 705 का। तो 2 से 3 दिनों के लिए खरीदारी करें जेएसडब्ल्यू स्टील 673 के स्टॉप लॉस से 700 से 705 के टारगेट्स के लिए। स्टील दमदार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही हमने देखा है स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट में भी सारी स्टील कंपनियां शुमार थी, क्योंकि यहां से स्टील प्रोड्यूसर्स की तरफ से दाम बढ़ाने की बात भी निकल कर आई है। पहले भी हमने देखा है प्राइस हाइक दिखे हैं, आयरन स्टील की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी हैं और कुछ बड़े फोरकास्ट हमने देखा है बेस मेटल्स के लिए भी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेजेस से निकल कर आए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 705 अगला टारगेट यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ड्रीम फोर्क सर्विसेज, यहां पर हम कुछ दमदार स्ट्रेंथ बनती हुई देख रहे हैं। 6.5% की मजबूती यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बंसल सर, कोई सलाह? नया यहाँ पे तो अगर हम देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और नीचे से क्लियर रिवर्सल है। तो जिनके पास भी नया है यहाँ पर इसको इसमें क्लियरली होल्ड की राय है। और टेक्निकली अगर आप आज के सदर में देखें तो 457 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। नई खरीदारी का भी कैंडिडेट है। 450 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली नेहा 485 490 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यह है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज पर आपके लिए राय। स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ 5% तेजी। HAL हल के लिए खबर आती हुई दिख रही है। छोटे जेट बनाने के लिए इन्होंने बातचीत शुरू की सरकार के साथ। घरेलू स्तर पर जो छोटे छोटे जेट बनाने हैं, छोटे छोटे विमान, उसके लिए बड़ा करार करने जा रहे हैं। क्या एम्ब्रेयर, क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रेयर और एम्ब्रेयर और सुखोई राइट। हाँ, इन दोनों के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की है। HAL ये है वो स्टॉक जो सुर्खियों में है इस वक्त। देखो नाम पढ़ने में मुश्किल आ रहा है और लोग सोचते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है। कौन कहते हैं नाम में कुछ है? महान शेक्सपियर साहब कह के गए वो तो ठीक है, वो तो महान है, जो भी कह के गए सही है, लेकिन बाकी नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। नेहा जी, अगर आपके नाम में आनंद नहीं होता तो क्या आप हमेशा कभी इतनी प्रसन्न दिखती? तो ऐसे ही नाम में क्या कुछ रखा है नहीं रखा है, एक बार जरा पोल करवा लिया जाए हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बीच में। बताइए भाइयों कि नाम में कुछ रखा है कि नहीं रखा है। में से जो ऐसा मानते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, ऐसा मानने वाले हाथ खड़ा करें। जो मानते हैं कि कुछ नहीं रखा है नाम में। अच्छा, बाकी सब मानते हैं नाम में रखा है। ओह, आशु सर भी मानते हैं। आशु सर, नाम में रखा है या नहीं रखा है, आप किस तरफ है? अनिल जी, नाम की पहचान नहीं, काम से पहचान होती है। अच्छा। काम अच्छा हो तो नाम चेंज कर लेंगे अनिल जी। बैंक में भी चेंज हो जाता है, कार्ड पे भी चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाते हैं। लोग कई बार अनिल जी फैंसी नाम रखने के लिए नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो अनिल जी, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, काम। नाम से पहचान बनती है, लेकिन काम है जो असली आपको, मतलब आपका जो नेम फेम और जो वो होता है वो काम से होता है। अनिल जी, आप इतनी दार्शनिक बातें भी कर लेते, कभी सोचा नहीं था सर हमने। वाह, गजब। लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। जी बंसल जी। अनिल जी बिल्कुल, देखिए नाम में इतना कुछ रखा है। जैसे भी आप नेहा का एग्जांपल दे रहे थे, अगर ये कोई अनिल जी कॉम्प्लेक्स सा नाम होता, जितनी बार नेहा सवाल पूछती है तो हम नाम लेते हैं, तो बिना नाम लिए उत्तर दे देते हैं। अभी आशु जी कह रहे हैं जैसे नाम में कुछ नहीं रखा। अब आशु जी, अगर आपका नाम कुछ ऐसा होता जिसको बोलने में हम जैसे लोगों को दिक्कत होती, तो जितनी आप ये बुल बियर की आप डिमांड देखे हैं, आपके नाम की डिमांड आती है, वो डिमांड भी नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, नाम में कुछ ना कुछ तो रखा है। ऐसा नहीं है, नाम बोलने में तो आसान होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स सा नाम होता तो आप भी इतनी डिमांड भी नहीं होते। आशु जी। अच्छा, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी। जी सर, बताएं। अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं मैं अनिल जी बंसल जी के साथ। और अनिल जी, जो एलॉन मस्क साहब के सुपुत्र हैं, उनका नाम अगर आपको पता हो अनिल जी, कुछ ABCD XYZ ऐसे कुछ नाम रखा है उन्होंने। तो अनिल जी, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नाम भी लोग रख रहे हैं। अगर इस तरह का नाम रखा जाए तो अनिल जी वाकई में लोग नाम कम पुकारते हैं। बात तो सही है। अच्छा, उनका नाम बड़ा विचित्र सा है, ये बात सही है। मैंने पढ़ा, याद नहीं कर होता। XAAX पासवर्ड जैसा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। टेस्ला का मॉडल है। हाँ, नहीं मॉडल तो मतलब पहले कौन सा मॉडल आया? इम्पोर्टेंट वो है, पहले मस्क साहब का आया मॉडल या टेस्ला का पहले आया? सर पहले टेस्ला का है। टेस्ला का है। टेस्ला का मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो मस्क साहब ने अपना मॉडल भी उसी पे रख लिया। जी बंसल जी। 10 बच्चे।
अरे अनिल जी, नाम में इतना कुछ रखा है। वो एक फेमस सिंगर नहीं है हमारे अनु मलिक जी, उनके सपुत्र अनिल जी परेशान है। उनके सपुत्र का नाम है अरमान मलिक। अनिल जी रोज सोशल मीडिया खोलते हैं तो दूसरे अरमान मलिक छा रहे होते हैं। वो एक यूट्यूबर है अनिल जी, तो वो बहुत दुखी है। उसको बोल मैंने भी पढ़ा, ओरिजिनल नाम यूज करो। हाँ। नाम में अनिल जी रखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। वो बड़े दुखी हो रहे हैं। कितने 10 बच्चे उनके? एलन मस्क। हाँ, सच्ची में ऐसा दिख ब्रजेश कह रहे तो देखो, खुद आशु सर भी जानते हैं ब्रजेश कैसी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी सिंसियर रिपोर्टिंग करते हैं। आशु सर ही बोल रहे थे परसों, आशु सर ब्रजेश कह रहे कि शायद 10 बच्चे उनके एलन मस्क साहब के। बहुत बढ़िया। चलिए, ये नाम में क्या रखा है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रजेश खुद ही कह रहे हैं। और ब्रजेश ये एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जिससे आपको लगेगा कि नाम में क्या कुछ रखा है। और स्पेशली आप में से जो लोग अपनी ब्रोकिंग फर्म, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब जो चलाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप शेयर बाजार से, कैपिटल मार्केट से, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये बेहद इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और वो लेकर आ रहे हैं ब्रजेश की नाम में क्यों बहुत कुछ रखा है। ब्रजेश बताइए, नाम को लेकर चर्चाएं क्यों? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे ना, नाम में क्या रखा है, अब ये सवाल है नाम क्या रखा है। अच्छा, हाँ क्या नाम रखा है वो? नाम क्या रखा है तो वो इसलिए है, बेसिकली एक्सचेंजेस की ओर से एक सर्कुलर इशू हुआ है और वो ये कह रहा है कि आप नाम में अगर आप ब्रोकर हैं तो ब्रोकर या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नाम में एडवाइजर्स, असेट, वेल्थ, पोर्टफोलियो, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल सर्विसेज, मनी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, म्यूचुअल फंड, इस तरह के 61 शब्द जो है उन्होंने 61 निकाले हैं। और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, अभी और बढ़ सकती है। और इसके तो नहीं कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि आप अपने नाम के आगे ये शब्द नहीं लगाएंगे, ब्रोकर नहीं लगाएंगे, ना उनके रिप्रेजेंटेटिव लगाएंगे। अच्छा, एडवाइजर्स, असेट, वेल्थ, पोर्टफोलियो, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल सर्विसेज, मनी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। जैसे आशु जी है तो आशु स्टॉक एडवाइजर सर्विसेज, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एडवाइजर नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल, एडवाइजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, आशु वेल्थ मैनेजमेंट भी नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता। बंसल जी पोर्टफोलियो वाले नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। अच्छा, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल, मनी मैनेजर भी लगाएंगे। अच्छा, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल वेल्थ मैनेजर भी नहीं लगा सकते। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी नहीं? नहीं। और म्यूचुअल फंड तो खैर ब्रोकर म्यूचुअल फंड नहीं होता तो वो तो लगा ही नहीं था। तो इसके पीछे मकसद ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन अगर सेबी के साथ इस ब्रोकर का ले रखा है तो आप इस तरह की सर्विसेज वाले, अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे। क्यों? क्योंकि ये मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए अगर आप ब्रोकर हैं तो आपके लिए इन शब्दों की मनाही है, अपने नाम के आगे नहीं लगाना है। और अगर है तो 31 मार्च तक आपको कंप्लाई करना है, चाहे आप एक्सचेंज के रिकॉर्ड में तो आप चेंज करवाएंगे ही, ROC के यहाँ भी जाकर कब तक 31 मार्च? ये बस ये आ गया हुई बस। अच्छा, और एक्सचेंज में तो चेंज करवाना ही है, ROC के रिकॉर्ड में भी जाकर आपको ये नाम चेंज करवाना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग है, जोरदार काम हो गया है। तो मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है। और ये सारे ये आदेश सिर्फ ब्रोकर्स के लिए? ब्रोकर्स के लिए है। और किसने दिए? ये एक्सचेंज ने दिया है। और एक्सचेंज, जाहिर सी बात है कि ये कंसर्न कहीं रेगुलेटर की तरफ से भी उठा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मिसलीडिंग हो सकती हैं। आप अपने नाम के आगे ब्रोकिंग का काम करते हैं, लेकिन आप ये 4-5 चीज़ें और लगाएंगे जो अलग कैटेगरी की सर्विसेज हैं रेगुलेशंस में, तो वो दोनों मिक्स नहीं होने पाए और मिसलीड ना होने पाए जो इन्वेस्टर हैं, इसलिए। 61 शब्द, लंबी लिस्ट है। 61 है, लेकिन और ये और बढ़ने वाली अंत नहीं है। आशु सर, विशेष टिप्पणी आपकी, आप कह रहे थे नाम में कुछ नहीं रखा है तो नाम बदलना आसान है ये सब? अनिल जी, मैं तो वो बॉलीवुड, क्रिकेट और बाकी हॉलीवुड नाम बोल रहा था, फाइनेंशियल सर्विसेज के नहीं। पर अनिल जी, ये ब्रजेश जो बोल रहा है, ये सर्कुलर हमारे पास है और हमारे बहुत सारे सब ब्रोकर्स के नाम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आई थिंक यही जो थीम है कि मिसलीडिंग है। अनिल जी, काफ़ी लोगों के पास ये जो हमारे पास सर्कुलर आया है, सबको इतना नहीं, अनिल जी प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, सब कुछ हैं और रजिस्टर हो चुकी हैं, इतने सालों से उसमें क्लाइंट्स खुले हुए हैं, काम कर रहे हैं, टैक्सेशन है, तो इतना आसान नहीं है अनिल जी इनको चेंज करना। और काफ़ी प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे इस वजह से फेस कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि नए वालों के लिए कर देना चाहिए था कि आगे से कोई ना करे, लेकिन पुराने वालों को या तो मतलब थोड़ा लंबा टाइम देना चाहिए। और अनिल जी मुझे तो इसका एक बेनिफिट मुझे एक ही जगह पे लग रहा है, जो तो अब ये सारे फाइनेंशियल नेम हट जाएंगे तो अनिल जी चार्ट कॉर्नर, चार्ट मॉल, चार्ट मेला और क्या कहते हैं चार्ट काउंटर, मुझे तो इनको लग रहा है कि कुणाल जी को चार्ट वाला ये रजिस्टर करवा लेना चाहिए, पेटेंट करवा लेना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। हाँ ये बात है, आप भी कराओ स्विंग के सुल्तान वाली, वैल्यू बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। हाँ ये ऐसे भी काम मिलेंगे इतने बढ़िया नाम। तो ये बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सही बता रहे हैं आशु जी की, जो पहले से रख चुके हैं। ये कई बार होता है कि जब आप एक जगह नाम बदलते तो उसके हर जगह आपको बदलाव करने होते हैं। और ये आइडिया भी मुझे ठीक लगा कि आगे भविष्य में जो नाम आए उन्हें आप ये वाले नाम न दें, ये अलाउ न करें, और जो वर्तमान में है या तो उनको थोड़ा लंबा समय दे। वैसे तो अब तक का इतिहास तो आशु जी यही कहता आया है कि पहली डेडलाइन तो हमेशा आगे बढ़ती है। लेट्स सी बढ़ती है नहीं बढ़ती वो अलग बात है। और लेकिन इसका मतलब ये क्लियर हो गया ब्रजेश की जो भी मतलब ब्रोकिंग का बिजनेस कर रहा है उसको अपने नाम के आगे खाली ब्रोकर ही लगाना पड़ेगा और कुछ ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं आपके पास। बिल्कुल, आप उस तरह का ही कुछ लगाएं। ये जो कोर शब्द डिफाइंड हैं जहां से मिसलीड होने की थोड़ी बहुत भी आशंका हो सकती है, इन शब्दों से बचना है। और जैसा आशु जी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, आप नाम चेंज करेंगे, आरओसी में जाएंगे, एक्सचेंज को देंगे, शायद बैंक में अकाउंट में भी चेंज करना पड़े, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो शायद वहाँ भी जाकर करना पड़े, शायद पैन भी चेंज कराना पड़े। तो ये दिक्कतें होंगी। जो ऑन ग्राउंड जो आशु जी कह रहे हैं ये शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। सर ब्रोकर का होगा तो ब्रोकर के फ्रेंचाइजीज होंगे, जो सब ब्रोकर्स होंगे उन सबको भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑल ऑथराइज्ड पर्संस। अच्छा ये सिर्फ ब्रोकर्स पे या पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन पर भी ये लागू? एक्सचेंज ने ब्रोकर्स के लिए किया है। एक्सचेंज ने ब्रोकर्स के लिए हाँ, अब रेगुलेटर को देखना होगा, शायद आगे अगर जरूरत लगेगी तो बाकी के लिए भी होगा। ओके, फिलहाल ब्रोकर्स के लिए। ओके चलिए, ये है बहुत कुछ एक्शन नाम को लेकर रखा हुआ। नाम में क्या रखा है बंसल जी, आपकी स्टोरी अब क्या मजबूत होती दिख रही है कि नाम में बहुत कुछ रखा है? अनिल जी रखा ही, देखिए अब तो अनिल जी पूरी मोहर लग गई, नाम में कैसे नहीं रखा, सब कुछ रखा अनिल जी नाम के अंदर। और अनिल जी मेरे लिए तो मतलब कि वैसे भी डबल तरीके से रखा है, कई कठिन नाम होते हैं आदमी बुलाता ही नहीं अनिल जी, और अब तो ये प्रूव हो गया है, जो इतना सब कुछ ये हड़कम मचा अनिल जी, और ये अभी वापस भी नहीं होने वाला। कि ये जो अभी ब्रिजेश ने बोला कि 31 मार्च तक, जैसे आशीष जी बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है करना, बट अनिल जी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्टोरी मजबूत होगी अनिल जी कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ओके बिल्कुल, तो एक्शन भरपूर है नाम बदलने का 31 मार्च तक। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ब्रिजेश ये स्टोरी साहब? आप काम पर लगा के रखते हैं। चलिए, बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी इसी तरह की आपकी और आती रहे। ये आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्रजेश की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और वक्त एक बिगुल का। नाम में बहुत कुछ रखा है, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी फर्ज करें आपका नाम स्विंग के सुल्तान नहीं रखें तो फिर क्या रखें? अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो आपका क्या बदलें, अगर बदलना ही पड़े हमें आपकी इच्छा के मुताबिक? अनिल जी थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम चाहिए, मतलब ये मुश्किल सवाल है। ऐसा मतलब तब तक आप अपनी कॉल बताएं सर। ऑफेंड नहीं बता सकते। जी सर बताइए। अनिल जी देखिए, जो एक मैंने जो अपना एक सेक्रेट लेवल निकाला था 570, अभी 625 से निफ्टी करेक्ट होके 580-90 तक आ गया है। सो अनिल जी मैं थोड़ा सा इसमें मतलब अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे मैंने कहा था कि ऊपर जितना जाता जाएगा, एक ही दिन में जो कर दिया तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो अनिल जी मुझे लगता है कि एक अच्छा बियर स्प्रेड बन रहा है 1:2 का। अब अनिल जी आप कहेंगे कि हम मंदी में बुल स्प्रेड बना रहे थे और अब तेजी है तो बियर स्प्रेड बना रहे हैं। मैं इसका फिर एक अनिल जी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरफ भी हम ज्यादा बेचते हैं इसका मतलब हमें लगता है कि वो साइड उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो अभी तक बुल स्प्रेड बन रहे थे कि ऊपर का घर नहीं है। अब जो बियर स्प्रेड बना रहा हूं अनिल जी वो है 17,550 की एक पुट लेनी है। अभी 17,580-90 निफ्टी जो भी चल रहा है, हमें 17,550 की एक पुट लेनी है और 17,400 की 2 पुट बेचनी है। इसको बनाने में अनिल जी आपके पैसे लगेंगे 10-11 रुपए। अनिल जी फिर बोल रहा हूं, सिर्फ 10-11 रुपए लगेंगे। ये सेफ कहां तक है अनिल जी? 17,250 तक। 17,550 की एक पुट लेंगे,
400 की 2 पुट बेचेंगे। सेफ कहां तक है? 17,250 तक। अब अनिल जी, जैसे मैंने अभी अपनी कमेंट्री में बोला था कि 17,300 से नीचे का जो घर लगता है कि नहीं लगता, और इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं लगता जिस तरह का मूव आया है। और 10 रुपए लगा के अनिल जी, अगर आपके पास इंश्योरेंस होती है और ये 10 रुपए में पूरी क्षमता है कि 50 रुपए हो जाएंगे, अगर 100 पॉइंट की भी करेक्शन आई, 300 रुपए बढ़ने के 300 पॉइंट बढ़ने के बाद 100 पॉइंट की भी करेक्शन आई, तो अनिल जी 10 रुपए 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये स्प्रेड बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी, ये जरूर बनाना चाहिए। और टचवुड अनिल जी, भगवान की दुआ और आपके प्यार से मतलब स्प्रेड्स का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 99% चल रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो नजर ना लगे तो पैसे आने चाहिए अनिल जी। और लोग कहते हैं कि इसमें मार्जिन चाहिए होता है अनिल जी, मैं तो मार्जिन बार बार बोलता हूं। वो सेबी की जो रिपोर्ट भी आई थी और आप भी बहुत अच्छा कर रहे थे, कल बात कर रहे थे कि लोग 50,000 लाख रुपए का ऑप्शन ले लेते हैं, कहते हैं जाने में क्या है, वो लाख लाख रुपए करके हजारों लाखों लोगों ने दे दिए। मार्जिन लाएं, एफडी करवाएं, एफडी जो आपकी चली रही है उसको यूज करके 10, 12, 15 रुपए की चीज को 30, 30, 40, 40, 50 रुपए करिए और पैसे बनाइए अनिल जी। ठीक बात है। तो अब यहाँ पर 17,550 का एक पुट खरीदना है और 17,400 के 2 पुट बेचने हैं। 17,250 तक आप सेफ है और ये वो लेवल है जो आपने पिछले 2 हफ्तों में लोएस्ट लेवल के तौर पर देखे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप 17,600 के आसपास बंद होने की जब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मान कर चलेंगे कि वो लेवल वापस से आसानी से टूटेंगे नहीं। ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आप रखना जरूर चाहेंगे। तो ये है आशीष सर की तरफ से बेयर स्प्रेड आता हुआ आपके लिए। आज बढ़ते हैं आगे और वक्त स्टील कंपनी के शेयरों में एक्शन पर फोकस करने का। एक्शन जबरदस्त है, क्यों है? आशीष है हमारे साथ बताने के लिए। आशीष, क्या हो रहा है मेटल काउंटर्स में? सर, पिछले 3 महीने में खासतौर पर अगर आप देखें तो स्टील कंपनीज के लिए माहौल काफ़ी सुधर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए जनवरी में कीमतें बढ़ी थी, फेब में देखें तो 500 से 1000 रुपये प्रति टन कीमतें यहाँ पर एचआरसी में बढ़ने को नजर आई थी। अब माना जा रहा है कि इस बार मार्च के महीने में अभी भी आपको 1000 से 2000 कीमतें जो है रुपए बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल कीमतों के मुकाबले देखें तो जो घरेलू कीमतें हैं, स्टील की कीमतें हैं, वो अभी भी डिस्काउंट पर चल रही हैं। सर, ऑपरेशनल बेनिफिट इनको एक ये भी मिलेगा कि पिछले 3-4 महीने में जो कोकिंग कोल की कीमतें घटी थी, क्योंकि इनके पास औसतन 3 महीने की इन्वेंट्री होती है, तो वो जो प्रीवियसली घटी थी, इसके प्रीवियस तिमाही में हमने देखा था Q3 के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन Q4 में ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशनल बेनिफिट कोकिंग कोल की कीमतों में घटने का भी मिलेगा और साथ में जो स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, इसका भी बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट्स पर जो ड्यूटी लगी थी, इसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन अब जनवरी के महीने का जो डेटा है इसमें पता चला है कि 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है स्टील के एक्सपोर्ट्स। और सर, एक और खास बात है कि अभी भी मैं काफ़ी कंपनीज के एस्टिमेट्स देख रहा था, लेकिन अभी काफ़ी जल्दी एस्टिमेट्स को देखना, लेकिन साल दर साल, क्योंकि पिछले साल का ऊंचा बेस है, तो हो सकता है कि इस बार Y-on-Y कंपेयर करके देखें तो Q4 में भी आपको नतीजे इतने दमदार देखने को ना मिले, लेकिन क्वार्टर देखें तो नतीजे आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे, जिसके चलते टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील और JSPL सभी मेटल स्टॉक्स और खासतौर पर जो स्टील कंपनीज हैं अपने रडार पर रखें। तो स्टील स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है और ना सिर्फ स्टॉक्स में, हम इंटरनेशनल मार्केट में जैसे आशीष ने भी मेंशन किया, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। स्टील रिबार 8 महीने की ऊंचाई पर है और मल्टी मंथ हाइस पर तो हमने SGX पर आयन ओर को या फिर डालियन पर भी आयन को ट्रेड करते हुए देखा। और आज हमने देखा है कि बेहतरीन पिक स्टील स्पेस में निकल कर भी आई हैं और सिर्फ यही नहीं, बेस मेटल्स में भी हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी और हिंदुस्तान कॉपर आज उस पर भी हमने देखा एक तगड़ी रिकमेंडेशन निकल कर आई है। सेल पर एक चेक ले लेते हैं। सुमित जी, आपने स्टील स्पेस पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। सेल इस समय 0.25% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है, दिन के उच्चतम स्तर के पास है। इस समय कोई रिकमेंडेशन? एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, 90 रुपए तक के लेवल सेल के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। नीचे पे जो सपोर्ट है वो 86, 85, 50 के पास बन रहा है, तो 85, 50 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 90 रुपए तक के लेवल सेल में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच IT स्पेस की L&T टेक ये दमदार प्रदर्शन दिखा रही है, दिन के उच्चतम स्तर पे चार्ट में इस समय कारोबार होता दिख रहा है। हिमांशु जी, L&T टेक क्या सलाह होगी? नेहा, बिल्कुल पिछले 15-20 मिनट में इसमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट वीकली क्लोज काफी अच्छा है। और अगर क्लोजिंग बेसिस पर, हालांकि अब 10-15 मिनट रह गए हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये 3780, 3790 के ऊपर निकलता है तो मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्लियर कट एक ब्रेकआउट है जिसपे तेजी करके चलने की सलाह रहेगी। तो मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है और स्टॉप लॉस के तौर पर 3720 का स्टॉप लॉस लगाकर 3800 रुपए का एक पहला लेवल रहेगा जिसको वॉच आउट करने की सलाह रहेगी। 3800 के ऊपर अगर ये स्टॉक मंडे को निकलता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 4000 रुपए तक की भी मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इस वक्त
अनिल सर कल के 2000 यानी कि मंडे के लिहाज से, तो कल के 2000 का बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए। सर क्या आया है आपके रडार पर? नेहा, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में खरीदारी करने की राय है। अच्छा। और आज अभी 41,240 के आसपास स्पॉट लेवल है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन देने की राय, खरीदने की राय दे रहा हूँ, और उसकी वजह है कि 2 दिन छुट्टी और वापस मंगलवार को बैंक बाजार बंद है, राइट? हाँ, तो उस लिहाज से 41,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 41,600 थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। वो खरीदना ताकि आपको प्रीमियम कम देनी पड़े, और आउट ऑफ द मनी है तो थोड़ी प्रीमियम आपकी कम जाएगी। 140 रुपए 135 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 135 140। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 85 पॉइंट का लगाना है, यानी कि 40 और 15 55-60 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। इतनी रिस्क, इससे ज़्यादा रिस्क इन लेवल पर आपको बैंक निफ्टी में लेनी नहीं है। इसलिए मैं आज बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सीधा फ्यूचर्स खरीदने की राय नहीं देता, मैं इसलिए आज सिर्फ ऑप्शंस की राय दे रहा हूँ। 140 रुपये में 41,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 85 रुपये 85 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 200 और 250 रुपये तक के बनेंगे ये आपके लिए। अगर सोमवार को आप 41,500-600 तक बैंक निफ्टी को पहुंचते हुए देखते हैं तो आपके लिए लगभग इन टारगेट के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो 41,600 का कॉल ऑप्शन 140 में लीजिए, 85 का स्टॉप लॉस, 200-250। हालांकि राय फ्यूचर्स में खरीदने की नहीं है, फिर भी अगर किसी को लेना ही है फ्यूचर्स में तो आपको 41,235 के 240 के आसपास जो स्पॉट लेवल है वहां खरीदना है। नीचे में 41,000 आए तो और ऐड करना है, और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का हो जाता है 40,700 के आसपास का। 40,700 ना भी माने, 40,800 मान लें, 40,800 का स्टॉप लॉस होगा। 41,000 और 41,225 जिस लेवल पर 2 टुकड़ों में लेना है। टारगेट जो आपके बनेंगे ऊपर 41,375 और 41,425, 41,500, ये 3 मिनिमम टारगेट है। उसके बाद आगे देखेंगे, सोमवार को डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल के 2000 के तहत निफ्टी बैंक पे वो रणनीति बनकर आती हुई कॉल ऑप्शन आपको लेना है 41,600 का 140 के पास। माफ कीजिए, 41,500 में 41,500 का कॉल ऑप्शन, माफ कीजिए 41,500 का कॉल ऑप्शन है, 41,600 नहीं, 41,500 का कॉल ऑप्शन है जो 140 रुपए के आसपास मिल रहा है, 41,500। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। 41,500 की कॉल 140 पे लेनी है, 85 का स्टॉप लॉस, 200-250 तक का अपसाइड में टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। अनिल सर, हम बात कर रहे थे रेलवे स्टॉक्स की किस तरह की स्ट्रेंथ है और हमने किस प्रकार से इसमें लगातार हमारे दर्शकों के सामने कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज भी रखी, और रेलवे से जुड़ी कंपनियों पर अब फोकस रखना और भी जरूरी हो गया है वंस अगेन। तो क्यों, क्या फोकस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या खबर है, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, वंस अगेन रेलवे बजिंग है, फ्लेवर में है, क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, बिल्कुल अगर आप लगातार देखेंगे यहाँ पे बहुत क्वालिटी अपडेट्स लगातार आते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा जो लगभग 58,000 करोड़ का जो एक बड़ा ऑर्डर, जिसमें आप बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखा, जिसमें 200 ट्रेनों के लिए जो है ये बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिखा, जिसमें RVNL, टगरन वैगन्स, BHEL, BML आदि जैसी कंपनियां हैं जिनको ये ऑर्डर जो है पूरा करना है। और इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग बनाना तो है ही सही, मेंटेनेंस करना है, उसका कुल लागत का 58,000 करोड़ जो है ये ऑर्डर आता हुआ दिखा। अब यही नहीं कि सिर्फ ये ऑर्डर है, अगर आप सिर्फ RVNL की स्पेसिफिक बात करें तो इसके अलावा भी अगर आप पिछले 1 महीने में देखेंगे जो इसके अलावा भी लगभग उनको 300-400 करोड़ के जो ऑर्डर मिलते हुए दिखे। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह भी है कि अगर आप RVNL की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर FIIs जो है अगले पीछे वाली जो 3 तिमाही है उससे लगातार जो वहाँ पर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर आप Q4 FY22 में देखेंगे 0.84% थी, वो बढ़ के फिर 0.95% हो गई, फिर 1.7%, अब बढ़ के 2.5% हो गई। ये तो बात हुई RVNL की। राइट्स लिमिटेड, यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर आप पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो इनको लगातार ऑर्डर मिलते हुए देखें, 5 ऑर्डर मिले हैं और कुल 5 ऑर्डर के मिला के अगर आप देखेंगे ओवरऑल इनको 250 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। और ये जो FIIs की खरीदारी का अगर आपको सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी दिखेगा, पर यहाँ पर तो 5 तिमाही से वो लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जो Q1 FY22 में 1.1% थी वो धीरे धीरे हर क्वार्टर में धीरे धीरे बढ़कर अब 2.6% हो गई। तो ये तो इन दोनों पे तो फोकस है ही सही। उसी के साथ साथ जो कंपनियां मैंने कही, जिसमें अगर आप बात करेंगे टाटा वैगन्स की, जहां पे उनकी ऑर्डर बुक लगभग 16,000 करोड़ की है, इरकॉन इंटरनेशनल 38,000 करोड़, RVNL 75,000 करोड़ की, राइट्स लिमिटेड 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और अगर आप इन सब में देखेंगे तो सबका लगभग, अगर आप बुक टू बिल रेशियो देखेंगे, मतलब कितने साल की अर्निंग्स की उनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, तो 2 से लेकर 8 साल तक का इनके पास काफी ऑर्डर विजिबिलिटी, और अब लगातार देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर इन्फ्लो आता जा रहा है।
यह है रेलवे कंपनी में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है लगातार। ये सेक्टर हमारे फोकस में, और इन्वेस्टर्स के लिए ये हो सकता है अगले कुछ समय के लिए एक बेहतरीन सेक्टर। नजरें यहाँ पर बनाए रखें आप और इन्वेस्टेड रहें अगर आपकी पोजीशन पहले से है तो। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, पीटीएसटी करना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 156-156.20 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 4 से 5 रुपए की मुंह आपको मंडे को दे सकता है। मेरा टारगेट 160 का होगा, 160-161 का होगा। 4 से 5 रुपए की अपसाइड देख रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 154 रुपीज 50 पैसे, सिर्फ 1.5 रुपए नीचे होना चाहिए। ओके, पीएफसी फ्यूचर्स में रिकमेंडेशन वागले सर की तरफ से 160-161 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है अनिल सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। बिगुल। सर धीरे धीरे सही डाउ फ्यूचर्स अब 12 अंक मजबूत हो गया है। बड़ी मशक्कत करने के बाद नास्डैक फ्यूचर्स 15-15.5 अंक ऊपर है। बाकी सब ठीक ठाक ही माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। यूरोप की बात करें, अपने लेवल्स को आधे % ये होल्ड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी स्पेस भी देखा जाए तो यहाँ पर कच्चा तेल है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, $85 के नीचे बना हुआ है और रुपए में अच्छी स्ट्रेंथ है। काफी समय बाद बहुत तगड़ी मजबूती लेकर बंद होने की तैयारियां। ऑफकोर्स हम तो दिन के उच्चतम स्तर के पास हैं ही। क्या किया जाए सर? तो ये है आपके लिए क्लोजिंग लेवल पर माहौल ठीक है। अमेरिका से तो हमें कोई खास फर्क पड़ नहीं है। अब 10 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक और डाउ, तो पता नहीं कितने ऊपर नीचे बंद होंगे, भगवान जाने। कल बड़े हुए हो सकता है, आज ना भी बढ़े। हमारे बाजार जिन लेवल्स के आसपास बंद हो रहे हैं, बड़े क्रूशियल लेवल के आसपास 17,600, 41,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया क्लोज दे रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निफ्टी 17,600 के आसपास बंद रहा, वैसे तो अच्छा ही है। 17,600 के आसपास जहां से आपने ब्रेक डाउन दिया, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बंद हो रहा है। तो एक दिन और आपको क्लोजिंग देखनी है। लॉन्ग पोजीशन में पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं तो आप कैरी करें। 17,400 का एक या 17,450 का पुट खरीद लें। अच्छा। और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी में 41,000 या 40,800 का पुट ऑप्शन खरीद कर होल्ड करें, या फिर अपनी पोजीशन को ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लें। अच्छा। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। दिक्कत एक ही, पिछले हफ्ते क्या इसी हफ्ते में नया 2 बार ऐसा हुआ। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे जब आप बंद होते हैं, नेक्स्ट डे नीचे के एंड पे पहुंचते हैं। डे हाई पे बंद होते हैं, दूसरे दिन डे लो पर। तो वो एक रिस्क हमेशा रह सकती है। जैसे ग्लोबल मार्केट, भगवान न करे अगर 200-300 डाउ गिर गया तो आपको नीचे खुलना पड़ेगा, क्योंकि आज एक ही रिस्क है। मुझे लगता है बाहर से ज्यादा ये कि पुट कॉल रेशियो के लिहाज से थोड़े बाजार ओवरबॉट है, तो इसलिए पोजीशन आपको ऑप्शंस में ही रखनी है बजाय फ्यूचर्स में। और फ्यूचर्स में है तो हेज कर लीजिए। तो अच्छा, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको नीचे खरीदने की जगह रहे, उस हिसाब से रखिएगा। तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट रखिए, व्यू पॉजिटिव साइड पर रखिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करने की दरकार है, क्योंकि उस तरह की वोलेटिलिटी हमने मार्केट में देखी है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपनी पोजीशंस हेज करके रखिए। फ्यूचर्स में है तो ऑप्शंस लेकर आप अपने रिस्क को काफी हद तक मिटिगेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन फिलहाल आती हुई। अभी कुछ समय पहले अरमान ने रेलवे स्पेस पर बात की थी। हम वैसे तो RVNL राइट्स के बारे में काफी बात कर चुके हैं, लेकिन KEC इंटरनेशनल यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं टुवर्ड्स द एंड चढ़ने की कोशिश हो रही है। क्विक चेक हिमांशु जी से ले लेते हैं। हिमांशु जी, KEC इंटरनेशनल गोइंग फॉरवर्ड कोई मौके दिखाई दे रहे हैं इसमें? हिमांशु जी अनम्यूट हो जाइए सर प्लीज। जी सॉरी। नेहा देखिए, फिलहाल KEC एक ट्रेडिंग रेंज में अटका हुआ है। हालांकि बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा, लेकिन अपसाइड के मोमेंटम के लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं बने रह सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 470 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है तब यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। राइट, इसी के साथ साथ हमने देखा बैंकिंग स्पेस तो तगड़े मूव कर रहे हैं। SBI लाइफ ये गोइंग टुवर्ड्स द एंड भी डे के हाई पर ही है, उच्चतम स्तर के पास ही इस समय नजर आ रहा है। सुमित जी, SBI लाइफ कोई सलाह इस समय? नया देखिए, SBI लाइफ के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल थोड़ा सा वीक रहा है। लेकिन अभी इस बाउंस बैक के अंदर एक मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है, जिसमें 1150 से लेके 1160 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ बन सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाए वो लोग होल्ड कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है वो 1115 के आसपास का बनेगा।
1115 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, 1150 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। पर एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं। 24,000 की बाउंड्री पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, बहुत जिगजैग पैटर्न दिखा है, लेकिन कोई भी डिप स्पेस ने वापस रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मंडे के लिहाज से एक चेक राकेश जी से ले लेते हैं। राकेश सर, टाइटन अभी भी दमखम स्टीम इसमें बाकी है, अगर अगले हफ्ते के लिहाज से किसी को सोचना हो तो? नेहा बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है। स्टॉक के अंदर हम देखें तो एक बुलिश कैंडल बनी है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो एक रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। बीटीएसटी के हिसाब से भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर 2370 2370 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और पहला टारगेट यहाँ पे आता है 2422 का और सेकंड टारगेट आता है 2448 का। तो अगले सप्ताह के हिसाब से एज ऑफ नाउ बढ़िया लग रहा है। ओके, तो टाइटन में स्ट्रक्चर अच्छा खासा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए और कैरी करके पोजीशन चले। फिलहाल ये रिकमेंडेशन आ रही है बंसल सर की तरफ से। कुछ आईटी स्पेस की कंपनीज पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखा और ना सिर्फ ब्लू चिप्स में हमने देखा है कि ओवरऑल सेक्टर में बहुत सारी जगह पर यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। उन्हीं में से एक चेक ले लेते हैं हम सुबेक्स पर। स्ट्रेंथ ऊपर दिखी थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई नजर आई है। कुणाल सर, ये जो मिड स्पेस के आईटी स्टॉक्स हैं, इसमें गोइंग फॉरवर्ड आपको अभी भी मौके नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल मौके हैं। मुझे लगता है नेहा काफी करेक्शन इन स्टॉक्स में हो चुका है और कई में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जैसे ही इनमें वापस से ट्रिगर बनेगा, वापस से ब्रेकआउट आएंगे तो इनमें आपको एक अच्छा अपमूव मिलेगा क्योंकि स्टॉक काफी करेक्टेड है। रहा सवाल सुबेक्स का, तो इसके मुकाबले और बहुत बेहतर विकल्प है इस स्पेस में। लेकिन अगर सुबेक्स में ही किसी का पुराना निवेश है तो एक स्टॉप लॉस 28 पर जरूर रखें। 28 के नीचे स्टॉक फिर से कमजोर हो जाएगा, काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो 28 का एक स्टॉप लॉस रखें। उछाल में इसके बजाय किसी अन्य आईटी कंपनी में स्विच करने की मेरी राय। ओके, आज हमने देखा फर्टिलाइजर स्पेस में एनएफएल में रिकमेंडेशन सुमित जी की तरफ से आई थी, लेकिन फैक्ट स्पिक आरसीएफ इनमें भी दमदार स्ट्रेंथ दिखी है, 2.5 से 4% तक ऊपर है। हिमांशु जी, आपको क्विकली फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के लिहाज से? मेरे रडार पर जीएनएफसी है जो एफ&ओ स्टॉक में है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना चाहूंगा। अगर ये स्टॉक 550-552 के ऊपर निकलता है तब मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक इवेंचुअली 580 से 600 रुपए की मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो ये है राय आपके लिए जीएनएफसी पर। आइए बढ़ते आगे। समापन समारोह बिल्कुल कर देते। 17,600 के बेहद नजदीक बंद होने की तैयारी निफ्टी की और मेरे ख्याल से एवरेज 17,600 के आसपास ही आएगी। एक बार आज का इंट्राडे हाई आपके सामने रख दो, 17,644 जो हम बात कर रहे थे, 17,650 फाइनल टारगेट बनता है। और बैंक निफ्टी का हाई है 41,390, वहाँ से करीबन 125-150 पॉइंट नीचे है, 41,235 के आसपास। 850 पॉइंट की निफ्टी में 270 अंकों की तेजी निफ्टी में और 850 पौने 900 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में। घंटी की मधुर आवाज आज क्लोजिंग में भी गूंजती दिख रही है। हाँ, आज तो मतलब बिल्कुल ही म्यूजिकल जिसे कह सकते हैं, मेलोडियस। हाँ, और भी कोई शब्द? सुमधुर, कर्णप्रिय। हाँ, तो ये है आपके लिए आज का फाइनली क्लोजिंग फ्राइडे को। कोई नहीं बोलेगा थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। वाओ, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हाँ, ये है आज की क्लोजिंग।